गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग वेल्ड कनेक्शन का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें आउट ऑफ प्लेन के बारे में बात करेंगे। आउट ऑफ प्लेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके बारे में डील करेंगे। क्या इसमें बेंडिंग होता है या टॉर्शन होता है, उसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे, 3D डायग्राम से समझेंगे और आपका 2 डायमेंशनल डायग्राम से भी समझेंगे। तो इसमें क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे हेडिंग है दैट इज आउट ऑफ प्लेन एसेंट्रिसिटी। क्या है? दिस इज द आउट ऑफ प्लेन एसेंट्रिसिटी। कैरेक्टरिस्टिक इज बेंडिंग मोमेंट। अब ये बेंडिंग कैसे आता है और ट्विस्टिंग कैसे आता है, इसको हम लोग डायग्राम से डील करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज फिलेट वेल्ड सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड एंड बेंडिंग मोमेंट। इसमें दो चीजें लग रही हैं। कौन कौन सा? एक तो डायरेक्ट लोड आएगा और दूसरा आपका बेंडिंग मोमेंट आएगा, वो कनेक्शन पे आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कनेक्शन आपका एसेंट्रिक कनेक्शन है। एसेंट्रिक कनेक्शन का मतलब होता है कि लोड जो भी आपने बोल्ट या रिवेट या वेल्ड कनेक्शन आपने बनाया, जो उसका सीजी होगा, अगर लोड वहां से पास नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वहां पे आपका एसेंट्रिक कनेक्शन हो जाता है। ठीक है। अब ये आउट ऑफ प्लेन का मतलब क्या होता है और इन प्लेन का मतलब क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। ओके, देखिए यहां पे क्या है कि इस डायग्राम में दिस इज द आई सेक्शन, दिस इज द ISHB। ठीक है, एक तरीके का एक कॉलम है, एक तरीके से मान लो, और कहीं पे आपने साइड से वेल्ड कर रखा है। साइड से, अब इसको हम समझते हैं कैसे। साइड से का मतलब यह है कि आप देखोगे जो वेल्डिंग किया गया है वो इस साइड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इंड है। दूसरी बात, इसके पीछे साइड में जैसे हमने इधर वेल्ड किया, इसके जस्ट अपोजिट अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया, यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको सामने से देखोगे, अगर फ्रंट से देखोगे तो आपको पिछला वाला जो वेल्ड है वो दिखाई नहीं पड़ेगा, जो कि मैं इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बात समझिएगा, अगर मैं सामने से देखूंगा, दिस इज कॉल्ड फ्रंट व्यू, इसमें अगर मैं डायग्राम को देखूंगा तो मुझे सामने का तो दिख जाएगा इस तरीके से। अगर मैं सामने से देखता तो मुझे ये चीज तो दिख जाएगी, लेकिन पीछे क्या वेल्ड किया है ये दिखाई नहीं पड़ता है। दिस इज फ्रंट व्यू। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें साइड व्यू में, अगर इसको हम देखें, दिस इज द साइड व्यू। यहां पर मैं लिखता हूं साइड व्यू। ठीक है, साइड व्यू की अगर बात करें तो साइड व्यू में अगर हम इधर से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं? साइड व्यू में हम यहां से देख रहे हैं। तो साइड व्यू में अगर आप देखोगे तो आपको ये भी दिख जाएगा और ये भी दिख जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड साइड व्यू। तो साइड व्यू में आपको दोनों दिख जाएगा कि आपने फ्रंट में क्या वेल्ड कर रखा है और इधर वेल्ड क्या कर रखा है। ओके, यहाँ पे जो लेंथ हमने माना है, जो लेंथ हमने वेल्ड किया है, हम लोग यहाँ पे इसको D मानते हैं। क्या मानते हैं? D। मतलब लेंथ ऑफ जो फिलेट वेल्ड है उसको हम लोग क्या माना है, दैट इज कॉल्ड L, और यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन करते समय मानेंगे D। ओके, अब फ्रेंड्स ये देखिए कि यहाँ पे देखो, जैसे ही लोड इस पे आएगा, कहाँ पे आएगा? इस पॉइंट पे लोड आएगा, तो ये कनेक्शन कुछ ऐसे बेंड होने की कोशिश करेगा। सपोज दैट कि ये मैं अपना जो हैंड है यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ और देखोगे कि इस तरीके से बेंडिंग आएगी। तो क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे मैं इस कनेक्शन की बात करूँ तो कुछ बेंडिंग इस तरीके से होगी। अब इसमें बेंडिंग होगी, टॉर्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा देखते हैं। देखिए, लोड का प्लेन ये है, लोड का प्लेन ये है और कनेक्शन का प्लेन आपका ये है। देखिए दोनों प्लेन अलग अलग कैसे हैं, अभी समझाता हूं। ऐसा है कि आपका जो बोर्ड है इसका प्लेन है, सपोज दैट कि जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला पूरा पोर्शन, इसको मैं मान लेता हूं बोर्ड है, और ये चीज इसके परपेंडिकुलर लगी है। कैसे लगी है? परपेंडिकुलर लगी है। ऐसे मान लो, मैं इधर दिखा रहा हूं लेकिन इधर भी आप कर सकते हो, या तो आप ऐसे मान लीजिए या तो इसके बोर्ड के परपेंडिकुलर मान लीजिए, बोर्ड के परपेंडिकुलर। जब बोर्ड के परपेंडिकुलर कोई चीज आएगी, जब आप इस पे आप लोड लगाओगे तो कुछ इस तरीके से वेल्ड होगा। ये ऊपर से यहां से निकलना शुरू हो जाएगा, ऊपर से वेल्ड क्या होगा, उसका कनेक्शन, उसका कॉन्टैक्ट छूटना शुरू हो जाएगा। तो आप देखोगे कि इस तरीके से इसकी क्या हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेंडिंग हो जाएगी। टॉर्सन नहीं हो रहा। टॉर्सन के केस में क्या होता था, एलॉन्ग द हो जाता था। क्या हो जाता था? एलॉन्ग। उसमें लोड और जो वेल्ड कनेक्शन का होता था पूरा पार्ट, वो एक ही प्लेन में लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे लोड अलग प्लेन में काम कर रहा है और आपका कनेक्शन क्या है, अलग प्लेन में है। तो इसे बोलते हैं आउट ऑफ प्लेन एसेंट्रिसिटी। जब आउट ऑफ प्लेन एसेंट्रिसिटी होता है तो हमेशा क्या आता है, दिस इज द बेंडिंग आता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, तो आप 3D डायग्राम से देख सकते हो ये सारी चीजें कहानी। इस बार आपके SSC JEE में 25 नंबर पे इस पे क्वेश्चन आया है, जो कि बहुत ही इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 25 नंबर का इसका वेटेज था और कहीं ना कहीं ये 2 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डील करेंगे। ओके,
अब देखिए यहाँ पे आपने जो वेल्ड किया इसको हमने कुछ भी, इसकी थ्रोट थिकनेस आएगी जिसको हम लोग टी इफेक्टिव मान रहे हैं, यहाँ पे भी टी इफेक्टिव मान लेंगे, दिस इज कॉल्ड थ्रोट थिकनेस। ओके, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इसका एनालिसिस कैसे किया जाए, उसके बारे में डील करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन द shearing stresses and maximum bending stresses occur at different location. This is the important thing. इसके बारे में हम लोग डील करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप लोड लगाओगे तो क्या होगा, एक डायरेक्ट लोड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, दिस इज द P, और फिर आप देखोगे जो P इंटू ई के कारण एक बेंडिंग आएगा, बेंडिंग की वजह से या बेंडिंग मोमेंट आएगा जो कि आप देखोगे किस एक्सेस के अबाउट आएगा। देखिए जब आप इसको रोटेट करोगे, ऐसे करके करोगे, तो आप देखोगे कि एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगी, बेंडिंग होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, क्यों इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता चला कि बेंडिंग एक्स एक्सिस के अबाउट हो रही है या वाई एक्सिस के अबाउट हो रही है, ये चीज़ जब तक क्लियर नहीं होगी आपको, तब तक आप बेंडिंग स्ट्रेसेस निकाल नहीं पाओगे। क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला होता है सिग्मा इजकल टू एम अपान आई इंटू वाई बार होता है। अगर आपको ये ना पता चला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सेस के अबाउट आना चाहिए, तब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स निकालना हो और आई वाई वाई निकालना हो, तो दोनों फार्मूले थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं। क्या, एक में होता है बी डी क्यूब बाई 12 और एक में होता है डी बी क्यूब बाई 12। तो यहाँ पे आपको गलती कहाँ पे होने वाली है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आप सपोज दैट कि इसकी मैं एक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सपोज दैट दिस इज द एक्सेस, दिस इज द एक्सेस, दिस इज द एक्स एक्सेस और दिस इज द वाई एक्सेस, दिस इज द वाई एक्सेस। तो आप बताइए कि इसकी बेंडिंग किसके अबाउट हो रही है। क्या ये लोड ऐसे लेके जा रहा है इसको, ऐसा तो हो नहीं रहा है। मतलब मैंने अगर लोड ऐसे लगाया होता, मतलब अगर लोड इस तरीके से लगाया होता पी लोड, तो आप देखते कि इसकी बेंडिंग कुछ ऐसे होती। कैसे होती, ऐसे होती। जब ऐसे होती तो ये वाई एक्सिस के अबाउट होती बेंडिंग इसकी। लेकिन भैया लोड ऐसे नहीं लगा है, लोड लगा है इस डायरेक्शन में। तो आप देखोगे कि जो पूरा कनेक्शन होगा ना, तो कनेक्शन किसके अबाउट बेंड करेगा, जो एक्स एक्सेस मैंने बना रखी है, दिस इज द एक्स एक्सेस, दिस इज द एक्स एक्सेस। ये जो एक्सेस आपको दिखाई पड़ रही है, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सेस। मैं इस एक्सेस को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं यहाँ पे समझने के लिए। दिस इज द एक्स एक्सेस। तो इसके अबाउट बेंडिंग होगी। मतलब क्या होगा, आप देखोगे क्या होगा कि जैसे इस पे लोड आएगा तो ऊपर कांटेक्ट छूट जाएगा बेल्ट का। ऊपर जब कांटेक्ट छूटेगा तो ऊपर वाले पोर्शन में क्या आएगा, टेंशन आएगा, और नीचे वाले पोर्शन में कंप्रेशन आएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, दिस इज, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, दिस द टेंशन पार्ट हो जाएगा, और नीचे वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे, ठीक है, कंप्रेसिव। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि टेंशन और कंप्रेशन यहाँ पे आएगा, प्लस बेंडिंग किस एक्सेस के अबाउट होगी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको बस इतना पता करना था कि बेंडिंग किसके अबाउट होगी। अब हम लोग करते हैं एनालिसिस, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डील करेंगे। तो अब देखो स्ट्रेसेस की लोकेशन समझते हैं। देखिए क्या हुआ कि ये जो लोड लगेगा P, ये देखो वेल्ड पे सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में जाएगा। जब डायरेक्ट कांटेक्ट में जाएगा तो आप देखोगे कि ये लोड इस पे लग रहा है और वेल्ड नीचे से रजिस्ट करेगा। ये जो वेल्डिंग साइड से आपने कर रखी है और इधर से कर रखी है, ये क्या करेगी, रजिस्ट करेगी। आप रजिस्ट करेगी तो आप देखोगे कि इसमें डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस आएंगे। क्या आएंगी, डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस। तो आप देख पाओगे तो एक स्ट्रेस हो जाएगी F1, जिसको मैंने इस डायग्राम में डिनोट किया, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ड्यू टू डायरेक्ट लोड अप्लाइड। नेक्स्ट थिंग इज, जब आप बेंडिंग आएगा तब यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसे निकाली जाए, उसका अगर आप देखोगे तो बेंडिंग का डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका डायरेक्शन स्ट्रेस का, शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन इसके अलॉन्ग होगा, तो मैंने इसको बनाया F1। लेकिन अगर आप देखोगे जब इसकी बेंडिंग होगी तो आप देखोगे इसके परपेंडिकुलर फोर्स आएगा, इसके परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस आएंगी, इसलिए मैंने इसको डिनोट किया F2। और F1 और F2 एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहेंगी। मतलब इनका जो प्लेन होगा वो अलग अलग होगा, एक ही प्लेन में लाई नहीं करेंगे। सपोज दैट मैं इसको डायग्राम से समझाऊं सोम के कॉन्सेप्ट से, तो आप देख पाओगे कि ये 3D डायग्राम है। इसमें अगर आप देखोगे दिस इज द F2, तो मैंने इसको बना दिया दिस इज द F2, दिस इज द F1। इस तरीके से आप देख सकते हो दिस इज द F1। तो इस तरीके से चीजें क्या करेंगी, काम करेंगी। जैसे आपने सोम में पढ़ा होगा शियर स्ट्रेसेस एंड नॉर्मल एंड बेंडिंग, नॉर्मल स्ट्रेसेस, शियर एंड टेंशन, कुछ भी, टेंशन एंड कंप्रेशन कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डील किया। अब फ्रेंड्स हम लोग इसका करेंगे एनालिसिस।
अब इसको समझने के बाद पूरा करने वाले हैं एनालिसिस, उसके बारे में डील करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। 3D डायग्राम का आपके पास है ही, मैं इसको रफ कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से मैं समझा सकूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग हम बात करने वाले हैं कि आपका कि कैसे इसका एनालिसिस क्या, क्योंकि देखिए बहुत आसान है, पिछला जो वेल्ड कनेक्शन मैंने पढ़ा उससे भी आसान होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको बहुत ही आसानी से हम लोग करने वाले हैं। कितने टाइप की प्रॉब्लम बन सकती है उसको हम डील करेंगे, कैसे प्रॉब्लम पूछता है एग्जाम में उसका भी मैं डील करूंगा, तो सबके बारे में यहाँ पे डील होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम बात करें इसका एनालिसिस हमको करना है, क्या करना है, एनालिसिस, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, दिस इज द एनालिसिस। आगे की बात अगर हम करें तो एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में हमको सिर्फ वेल्ड का एरिया चाहिए, उसके अलावा हमको क्या चाहिए, दिस इज द एरिया के अलावा हमको बेंडिंग स्ट्रेसेस चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि अगर हम एनालिसिस करें तो एनालिसिस में अगर हमें कंसीडर करना है तो नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे इसके एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो हम लोग एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस। ठीक है, मैं सारे डायग्राम को कंबाइन करके एक फाइनल डायग्राम बनाता हूं, इफेक्टिव डायग्राम, ठीक है, वही सारी चीज़ें रहेंगी लेकिन इसको थोड़ा सा चीज़ों को, जैसे देखो क्या है, मैं अभी डायग्राम बनाया था, दिस इज द डायग्राम, वेल्ड का जो डायग्राम था कुछ इस तरीके से मैंने बनाया था। ठीक है, दिस इज द डायग्राम। ओके, फिर यहाँ पे मैंने बनाया था डायग्राम, इस तरीके से वेल्ड का डायग्राम एक आपका तैयार हुआ था। ओके, दिस इज द आई सेक्शन रहता है, साइड से आप देखोगे, इस तरीके से आप डायग्राम को बना सकते हो। ठीक, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको एनालिसिस करना है तो इसको मैं मान लेता हूं, सपोज दैट दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज द वाई एक्सिस, इसकी डेप्थ d मानता हूं, इसकी थ्रोट थिकनेस TE मानता हूं। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे इसको मुझे एनालिसिस करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबको एक बॉडी मान के काम करूँगा, क्योंकि इससे चीज़ें थोड़ा सा आसान हमारे लिए होने वाली हैं, क्योंकि अगर नहीं मानोगे तो इससे फ़र्क पड़ जाएगा। कैसे पड़ेगा उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम इसी बॉडी को एक साथ कंबाइन कर दें, एक ये बॉडी हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द वेल्ड, इसको मैंने बनाया। ठीक, इसी के साथ में दूसरा भी अटैच कर दिया। फॉर एनालिसिस के लिए ऐसा कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। ठीक है, सिर्फ यही रजिस्ट करेगा, तो मैंने इसको मान लिया एक्स एक्सेस और इसको मान लिया TE और इसको मान लिया TE। ठीक है, और दिस इज द D, कितना D। ध्यान दीजिएगा, मैं अभी डील कर रहा हूँ किसको, फिलेट वेल्ड को। किसको डील कर रहा हूँ, फिलेट वेल्ड। दोनों साइड में वेल्ड करना पड़ेगा, फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड। ओके, मतलब आगे से भी कर रहे हो वेल्ड और आप पीछे से भी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे। मैंने क्या किया, इसको एक साथ अटैच कर दिया, बिकॉज जो रजिस्टिंग एरिया है वो सिर्फ ये रहेगा और ये रहेगा, बीच में तो हालो सेक्शन है उसका, क्योंकि आपने वहाँ पे तो वेल्ड नहीं किया है, और जहाँ पे वेल्ड नहीं करोगे वहाँ पे कोई स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलने वाली। इसलिए मैंने क्या किया, दोनों चीज़ों को क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया। ओके, ऐसे था। आप ध्यान दीजिए कि जब भी उससे कनेक्शन को पीछे से जोड़ा गया है तो सिर्फ यहाँ पे रजिस्ट कर रहा होगा, यहाँ पे रजिस्ट कर रहा होगा, बीच में कोई पोर्शन उसको रजिस्ट नहीं कर रहा होगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को एक साथ जोड़ के लिख रहे हैं। अब फ्रेंड्स हमको क्या चाहिए, दो प्रकार की स्ट्रेसेस आएंगी, एक तो आपकी आएगी डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आएगी, दूसरी आपकी आएगी बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग किस पे, डायरेक्ट स्ट्रेस पे। किस पे, दिस इज द डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस अगर हम बात करें तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आपकी आएगी, जिसको हम मानते हैं सपोज दैट दिस इज द F1,
इसको मैं मानता हूँ F1। F1 क्या हो जाएगा, दिस इज द अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाई, अप्लाइड फोर्स बोलो या लोड बोलो, अप्लाइड लोड या फोर्स, अप्लाइड फोर्स या लोड डिवाइड बाई वेल्ड एरिया। तो फ्रेंड्स F1 इज इक्वल टू, दिस इज द, आप देखोगे अप्लाइड लोड कितना था, P था, दिस इज द P लोड हमने लिख दिया, दिस इज द P। W भी दे सकता, P भी दे सकता, सिंबल के लिए परेशान नहीं होना। अगर मुझे WSM से करना होगा तो मैं इसको लिखूंगा अल्टीमेट लोड, ओके, या नॉर्मल आप लिख सकते हो, बाद में चेंज कर लेंगे, P लोड मान लिया। उसके बाद आप वेल्ड एरिया बताइए, वेल्ड एरिया कितना आएगा। वेल्ड एरिया वो आएगा कि आपने लेंथ कितना कंसीडर कर रखा और उसकी थिकनेस कितनी है। थिकनेस अगर आप देखोगे तो टी इस पार्ट की है, टी इस पार्ट की है, तो कितनी थिकनेस हो जाएगी 2t। तो इसको मैं लिख सकता हूँ t इंटू डी प्लस टी इंटू डी। तो हो जाएगा दिस इज द F1 इज इक्वल टू, दिस इज द P अपान, दिस इज 2 टाइम TE इंटू डी। फ्रेंड्स ध्यान रहे कि मैं जो कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, फिलेट की बात कर रहा हूँ। अगर आप फिलेट की ना करते, बट वेल्ड की बात करते तो ये फार्मूला नहीं लग पाएगा। इस चीज़ को एकदम ध्यान रखना है। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट थिंग इज बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस की अगर हम बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेसेस में क्या होता है, दिस इज द सिग्मा। अगर मैं बेंडिंग की बात करूं, सिग्मा बेंडिंग, दिस इज द एम मोमेंट अपान मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू वाई बार। ये लिखते हैं, सिंपल सोम का कॉन्सेप्ट है, कुछ भी सोम के अलावा भी कुछ पढ़ा नहीं मैंने। मोमेंट को क्या लिखोगे, अभी मैंने ट्रांसफर किया था तो मोमेंट आपका आया था क्या, लोड यहाँ पे ट्रांसफर होके आया था, दैट इज P, दिस द P लोड आया था। और उसके अबाउट अगर आप देखोगे मोमेंट आया था P इंटू E का, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर आप देखोगे तो बेंडिंग मोमेंट आएगा P इंटू E का आएगा। अब आप देखिए कि मोमेंट जो बेंडिंग मोमेंट आया था वो एक्स एक्सिस के अबाउट आया था। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक रजिस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। जिस एक्सेस के अबाउट बेंडिंग होती है उसी एक्सेस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही एक्सेस के अबाउट लोगे जिस एक्सेस के अबाउट बेंडिंग होती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना। अगर यहाँ पे वाई वाई एक्सेस के अबाउट बेंडिंग होती तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेते, आपका आई वाई वाई लेते। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर मैं mx लिखूंगा तो यहाँ पे भी क्या रखेगा, आई एक्स एक्सेस आएगा, ओके। अब फ्रेंड्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करूं, दिस इज द रेक्टेंगुलर बॉडी, दिस इज द रेक्टेंगुलर बॉडी जिसकी थिकनेस जो है वो फ्रेंड्स कितना हो गया, 2TE हो गया। और रेक्टेंगल का अगर आप आई एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं तो हम जनरल फार्मूला पढ़ते थे, आई एक्स एक्स इक्वल टू BD क्यूब बाई क्या पढ़ते थे, 12 पढ़ते थे। यहाँ पे विथ हमारी कितनी है, 2TE है, ओके। D कितना है, D है, चलो ठीक है, डिवाइड बाई 12। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिस इज द, मैं इस स्ट्रेस को F2 को, मैं बेंडिंग स्ट्रेस को यहाँ पे मैं F2 मानता हूँ। क्या मानता हूँ, F2 स्ट्रेस क्या है, दिस इज द, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस द बेंडिंग स्ट्रेस। और यहाँ पे क्या है, दिस इज शियर स्ट्रेस। आई एक्सेस की बात करूँ तो आएगा फार्मूला, दिस इज द 2 टाइम TE इंटू डी क्यूब डिवाइड बाई 12, ओके। ये फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू टी इंटू डी क्यूब। 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे विड्थ कितनी है, 2TE है, डेप्थ कितनी है, D है, तो मैंने ये फार्मूला लिख दिया। अच्छा भैया, अब आप ये बताइए वाई बार क्या होगा। वाई बार वो डिस्टेंस होता है कि किस एक्सेस के अबाउट बेंडिंग हो रही है, आई एक्स एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है। तो आप देखोगे कि इसकी न्यूट्रल जो टॉप मोस्ट फाइबर से इसकी न्यूट्रल सेंट्रॉइड से जो डिस्टेंस होती है, दिस इज कॉल्ड वाई बार। ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी जो वाई बार यहाँ पे होगा आई एक्सेस के अबाउट बेंडिंग हो रही है, अगर आई वाई वाई के अबाउट बेंडिंग होती तो आप यहाँ पे 2T का आधा लेते T/2, तो इसी 2T/2 करते। तो आपको ध्यान देना है बेंडिंग किसके अबाउट हो रही है, तो आपको उसी हिसाब से कंसीडर करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे F2 निकल के आता है, F2 इजकल टू दिस इज द 12 इंटू PE। फार्मूला रटना नहीं है, एग्जाम में ऐसा ही हो जाता सब कुछ है, 2 इंटू TE, ओके, इंटू D क्यूब इंटू D/2 अगर हम कंसीडर करें तो D/2 से आंसर हमारा दिस। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो अगर फार्मूला को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे इससे भी कैंसिल कर सकते हो 2 से, तो ये 3 आ जाएगा। तो 3PE इंटू दिस इज द
अगर मैं बात करूं दिस इज द टी ई इंटू डी अपान डी क्यूब, डी से डी कैंसिल आउट तो 3PE अपान TE इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, रटना नहीं है, समझ लेना है, क्योंकि सोम आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, अगर सोम जानते हो तो फिर इस चीज़ों को कर सकते हो। इक्वेशन हो गई 2 और इक्वेशन हो गई 1। ठीक, अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी स्ट्रेसेस मिले इसके बाद में आपको चाहिए रिजल्टेंट। क्या चाहिए? रिजल्टेंट। अब देखिए ये दोनों स्ट्रेसेस जो काम कर रही थी, मैंने क्या बताया था, दोनों स्ट्रेसेस जो काम कर रहे हैं मैंने डायग्राम से भी बताया था कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो स्ट्रेसेस का डायरेक्शन था दिस इज द F2, दिस इज द F1। ठीक है, अब इसका कोडल जो कोड कहता है, कोड ये कहता है कि इसका जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होना चाहिए, रिजल्टेंट स्ट्रेस, रिजल्टेंट कोड कहता है रिजल्टेंट स्ट्रेस फॉर फिलेट वेल्ड, ध्यान दीजिएगा फिलेट वेल्ड ये कहता है दिस इज द फिलेट वेल्ड की अगर बात करें तो ये कहता है कि दिस इज द F2 स्क्वायर प्लस 3F1 स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू, दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे F2 का क्या है? स्क्वायर है। F2 का अगर स्क्वायर है तो आप देखोगे कि जो आपकी वैल्यू है यहाँ पे F2 क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस है, 3 टाइम F1 स्क्वायर करना है। ये कोड ने बताया फिलेट वेल्ड के लिए, और ये तब तक वैलिड है जब आपका दिस इज वैलिड, दिस फार्मूला इज वैलिड, ध्यान दीजिएगा। और ये जो रिजल्टेंट वैल्यू आई फॉर सेफ डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं, सेफ डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज द FR इज लेस देन आर इक्वल टू FS। FS क्या है? दिस इज द परमिसिबल शियर स्ट्रेस, या इसको आप FS को और भी लिख सकते हो, ये तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड हो जाएगा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अगर मैं इसको FR इज लेस देन आर इक्वल टू FU अपान √3 इंटू 1.25 लिख दूँ तो फिर ये चीज़ें LSM में आ जाएंगे। क्योंकि देखिए अब जो क्वेश्चन SSC JEE में पूछा गया था 2019 में, अभी दिसंबर में ही पेपर हुआ था, तो उसने क्या पूछा? LSM से ही पूछा था, क्योंकि उसने लोड को फैक्टर दे दिया था, सारी चीज़ें बता दी थी। ठीक है, अब ये जो मैंने कहानी लिखी FR इजकल टू F2 स्क्वायर प्लस 3F1 स्क्वायर, ये वैलिड तभी होगा, ये वैलिड तभी होगा, वैलिड ओनली फॉर व्हेन F1 प्लस F2 ग्रेटर देन FU अपान √3 इंटू गामा MW। ये तभी वैलिड होगा अगर आपकी जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं प्लस डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस है, इसका समेशन रिजल्टेंट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाकर के ये कंडीशन आपकी वैलिड होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अक्सर ज़्यादातर चांसेस में ये फार्मूला आपका वैलिड होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व, ये तो कन्वेंशनल में अप्लाई करना है, फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब ऐसी कंडीशन आए, IES में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर जो आपका आउट ऑफ प्लेन का केस होता है उसमें बेंडिंग आता है और एक में शियर आता है इन केस ऑफ वेल्ड, तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेस निकल के आता है FR, उसका एक फार्मूला और होता है F1 स्क्वायर इंटू F2 स्क्वायर, ये भी आप लगा सकते हो। लेकिन यह ऑब्जेक्टिव तक वैलिड है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में 2 स्ट्रेसेस दी होंगी, IES में क्वेश्चन पूछा है, गेट में क्वेश्चन पूछा है, तो गेट में जो आंसर दिया है वो इसके अकॉर्डिंग दिया है, IES में आंसर उसके अकॉर्डिंग दिया है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि गेट के एग्जाम में बैठोगे तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। ES में ऑब्जेक्टिव जनरल आ गया तो आप उसका आंसर लगाओ, ज़्यादा आंसर डिफरेंट नहीं करेगा। सपोज एक का आंसर रिजल्टेंट 130 आया है तो हो सकता है कि इसका आंसर 135 आ जाए, ज़्यादा डिफर नहीं करता है। अगर 4 ऑप्शन में बना के ऐसा दिया है तो आप उसको लगा सकते हो। तो ध्यान रहे कि कन्वेंशनल जो आपको करना है तो इससे वैलिड करना है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना, ये कंडीशन वैलिड होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। ओके, तो F1 प्लस F2 इज ग्रेटर देन FU अपान √3 इंटू गामा MW, ये तभी लगा पा रहे क्योंकि देखिए दोनों स्ट्रेसेस क्या है 90 डिग्री पे हैं, और 90 डिग्री पे जब कोई 2 वैल्यू रहते हैं तो उसका समेशन क्या होता है P1 स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा होता है। cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी 90 के लिए, तो वहाँ पे समेशन जो आएगा सिर्फ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर आएगा, इसीलिए मैंने इसको जोड़ के लिख दिया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, पैरेललोग्राम लगा सकते हो। ओके, तो ध्यान है ये कोड ने दिया है, IES कोड ने दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अब जो भी कन्वेंशनल क्वेश्चन आप लगाओगे कोशिश करिए कि इसी पे लगाइए। ठीक है,
ये तो कहानी थी। अब टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैसे बन सकती है उसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। कितने प्रकार की प्रॉब्लम बन सकती है मैं उसको थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको देखोगे कि बहुत जल्दी क्लियरिटी आने वाली है। क्वेश्चन करने के बाद आप कहोगे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत आसान है ही है, इतना टफ नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं, ठीक है। चीज़ें आसान है, बस आपको पढ़ना होता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट थिंग इज़ कि कैसे हम इसको कर पाएंगे, तो आप देखोगे दिस इज रिलेटेड विथ नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप देखो टाइप ऑफ प्रॉब्लम कितनी बन सकते हैं उसको हम थोड़ा सा देखते हैं, बाकी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टाइप ऑफ प्रॉब्लम, टाइप ऑफ प्रॉब्लम, टाइप ऑफ प्रॉब्लम में अगर आप देखोगे तो एक चीज़ ये बन सकती है, जैसे हमने क्वेश्चन को अपना देखा था, तो उस क्वेश्चन में सपोज दैट कि इस तरीके से प्रॉब्लम दी है, सपोज दैट दिस इज द कनेक्शन पार्ट, दिस इज द कनेक्शन पार्ट, इससे आपने क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है इस तरीके से, ओके। आपने जो वेल्ड कर रखा है वो यहाँ पे कर रखा है इस तरीके से, ये कनेक्शन का पार्ट था, ये ब्रैकेट कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। मान लिया कि इस तरीके से कनेक्शन दिया गया है, पी लोड है, एसेंट्रिसिटी है, ये आपने वेल्ड कर रखा है, ठीक है। प्रॉब्लम कितने प्रकार से बन सकती है उसको थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया भी लगना चाहिए ना कितने टाइप से प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। दिस इज द थ्रोट थिकनेस, टी लिख देता हूँ, पी ई इंटू समथिंग, ओके। दिस इज द ISHB, ठीक है, कॉलम सेक्शन। प्रॉब्लम ये बन सकती है कि आपको कई बार, पहला प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले मैं बात करूं तो हो सकता है मुझसे ये पूछ ले रिजल्टेंट स्ट्रेस पूछ ले, क्या पूछ ले, रिजल्टेंट स्ट्रेस, जो कि मैंने अभी FR निकाला था। एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको यहाँ पे रिजल्टेंट स्ट्रेस दे दे, गिवन FR वैल्यू आपको दे दे, ठीक है, रिजल्टेंट वैल्यू दे दिया या परमिसिबल स्ट्रेस दे दिया, टू फाइंड हो सकता है कि आपसे वेल्ड साइज निकलवा ले, क्या निकलवा ले, वेल्ड साइज, क्योंकि तो आपको क्या करेगा, वो थिकनेस नहीं देगा, वो कहेगा एक वेल्ड किया गया, इतना लोड लगाया गया, इसका परमिसिबल स्ट्रेस इतना है, तो आपसे उल्टा प्रॉब्लम पूछ लेगा। क्या कर देगा कि आपके इक्वेशन में FR की वैल्यू दे देगा, उसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि वेल्ड का साइज का वैल्यू क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो वेल्ड साइज भी पूछ सकता है। तीसरा प्रॉब्लम, वेल्ड साइज गिवन हो क्या, वेल्ड साइज गिवन, वेल्ड साइज गिवन हो, उसके अलावा परमिसिबल स्ट्रेस दी हो, FS दिया हो, FS इज गिवन, और क्या गिवन हो भाई, आपसे लोड पूछ सकता है, फाइंड लोड, सभी प्रकार की प्रॉब्लम पूछी गई, फाइंड लोड भी निकलवा सकता है। लोड की वैल्यू अननोन कर देगा और आपसे पूछ लेगा कि भैया D दे देगा, थ्रोट थिकनेस दे देगा, E दे देगा, P नहीं देगा, और रिजल्टेंट स्ट्रेस दे देगा, परमिसिबल स्ट्रेस दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि भैया P की वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम बन सकती ये है कि आपको हो सकता है कि परमिसिबल स्ट्रेस दे दे, FS गिवन जो दे दे, FS दे दे जो भी आपकी परमिसिबल स्ट्रेस है, और उसके अलावा आपको वेल्ड साइज भी दे देगा, वेल्ड साइज भी गिवन होगा, ठीक है, और आपको क्या दे देगा, वेल्ड साइज के अलावा लोड गिवन होगा, क्या गिवन होगा, लोड गिवन होगा। तो देन फाइंड आपको क्या नहीं देगा, देन फाइंड डी, ठीक है। तो डी भी पूछा है अभी SSC JEE में, जो इस बार क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, तो उसने डी ही पूछा था, 25 नंबर में क्वेश्चन है, अभी दिखाऊंगा करके, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्या है पूछ लेता है। ये तो कहानी इसकी थी फ्रेंड्स। अब मान लिया, ये तो मैंने बताया आपको किसके बारे में, ये तो आपका था दिस इज द ऑल अबाउट फिलेट वेल्ड के बारे में था। अब हम लोग डील करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, दैट इज रिलेटेड विथ बट वेल्ड। किसके बारे में बात करेंगे, बट वेल्ड के बारे में डील करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डील कर लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो जाएगी। उसमें क्या अलग है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जब प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तभी हमको थोड़ा चीज़ें समझ में आती हैं, तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है, हमको भी कॉन्फिडेंस आता है, तभी हमको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हैं। जब तक उसका एप्लीकेशन आपको नहीं मिलता है ना, तब तक आपको डाउट रहता है। जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो आप भी कहोगे नहीं यार बहुत आसान क्वेश्चन है, कर ले जाओगे, ठीक है। और पूछा जाता है भाई 25 नंबर SSC JEE में इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। अगर एक क्वेश्चन स्टील का आता है तो वो 25 नंबर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 25 नंबर आपको पोस्टिंग, आपका जो भी डिपार्टमेंट होगा उसको चेंज कर देगा।
तो आपको ध्यान रखना है कि एक भाई स्टील आप पढ़ते हो, इतना टाइम देते हो, सब कुछ है, प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आ जाते हैं स्टील के हैं, अगर आपको मेंस में 25 नंबर का क्वेश्चन मिल रहा है और वो भी बहुत आसानी से 7-8 मिनट लगते हैं सॉल्व करने में, 8 मिनट तक उतने में हमको मिल जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं वेल्ड कनेक्शन का नेक्स्ट पार्ट है, जिससे हम लोग यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात आपको बतानी है कि एक फार्मूला जब आप बार बार यूज़ करते हो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज़ द अबाउट शियर स्ट्रेस ड्यू टू डायरेक्ट फोर्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं केस टू। दिस इज द बट वेल्ड subjected to direct load and बेंडिंग मोमेंट। क्या हो रहा है? बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इस तरीके से उसने बताया है। तो डायग्राम कुछ इसका इस तरीके से है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डेरिवेशन टाइप का है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज द डायग्राम, होल थिंग अबाउट डायग्राम। दूसरे मार्कर से मैं लिखता हूँ चीज़ों को, थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियरिटी है। ठीक है, दिस इज द आई सेक्शन। ओके, दिस इज द आई सेक्शन, जिसका डायमेंशन आप देखोगे, दिस इज द आई सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कनेक्शन बनाया गया है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, दिस इज द कनेक्शन। इस तरीके से कुछ कनेक्शन आपका बनाया गया है। दिस इज द रिलेटेड विद कनेक्शन। ठीक है, इस तरीके से आपका कनेक्शन बनाया गया, इस तरीके से आपका कनेक्शन है। जब आप देखोगे तो आपको डायग्राम में दिखाई पड़ेगा, दिस इज द पी लोड। ठीक है, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, दिस इज द पार्ट, आई सेक्शन का पार्ट है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, आगे की तरफ बढ़ा दिया और आपका एक कनेक्शन हमने क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो बट वेल्ड है, मैंने जो वेल्डिंग की वो यहाँ पे कर रखी है। ठीक है, इस तरीके देखिए, बट वेल्ड हमने क्या पढ़ा था, बेसिक डिफिनीशन पे जाइए, ज़्यादा इधर उधर मत करिए। बेसिक डिफिनीशन ये थी कि जब हम किसी कनेक्शन को इंड टू इंड कनेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड बट वेल्ड। मतलब ये बट वेल्ड आ करके इससे अटैच हो गया। कैसे? देखो, ऐसे अटैच हुआ होगा, तो इंड टू इंड कनेक्शन है, जैसे मतलब यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, वेल्ड कर रखा है, तो दिस इज कॉल्ड बट वेल्ड। इसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। क्या करना है? बट वेल्ड के बारे में डील करना है। ठीक है, इसकी जो एक्सेस आएगी वो फ्रेंड्स, ये कोई एक्सेस आएगी इस कनेक्शन की, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सेस। ठीक है, और उसके बारे में डायग्राम में क्या क्या दे रखा है, इसको हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, दिस इज द आई सेक्शन, दिस इज द ISHB, ये है। ओके, इसके बारे में डील करते हैं। इसका जो डायग्राम है, इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूँ यहाँ पे। इस तरीके से डायग्राम आपका है। ठीक है, ये है डायग्राम आपका। ओके, मैं इसी चीज़ को दिखा रहा हूँ सामने से, और इसके साथ जो कनेक्शन है आपका वो कुछ इस तरीके से है। दिस इज द कनेक्शन पार्ट, दिस इज द कनेक्शन पार्ट, PU मान लो या P मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द एसेंट्रिसिटी। ठीक है, जो लोड आपने लगाया था उसकी ये एसेंट्रिसिटी है, जिसके इसके अबाउट आएगा तो आपको ये देखोगे, दिस इज द कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। ठीक है, ये मैंने बना दिया आपको इस डायग्राम की सहायता, इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो आप देख पाओगे, दिस इज द एक्स एक्सिस, और इसके अबाउट जो मोमेंट आएगा, दिस इज द P इंटू E, और डायरेक्ट फोर्स ट्रांसफर होगा, दिस इज द P। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? तो अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग इज
स्ट्रेस ड्यू टू डायरेक्ट फोर्स, पहला हम लिख देखते हैं दिस इज द ऑल अबाउट। तो इसको अगर हम डायग्राम से बना के दिखाएं, एक और डायग्राम से आपको समझाते हैं, दिस इज द दिस, और सिर्फ आप देखोगे कि इसका जो वेल्ड किया गया है, क्योंकि बट वेल्ड ध्यान दीजिएगा भैया, एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना ये है कि फिलेट वेल्ड की बात कर रहा है या बट वेल्ड की बात कर रहा है। क्योंकि देखो फिलेट वेल्ड करोगे तो इधर से भी वेल्ड करना पड़ता है, ठीक है, फ्रंट से और बैक साइड दोनों से करना पड़ता है, लेकिन बट वेल्ड होगा तो उसको सिर्फ इंड से करना पड़ता है। तो आप देखोगे कि दिस इज द, ये जो वैल्यू आएगी ये है जो कि इसका एंड है। किसका एंड है मैं समझाता हूँ। ये जो सामने से आपको एंड दिख रहा है ऐसे पीछे भी है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा ट्रिपिकल हो जाता है, इसलिए मैंने इसको नहीं बनाया। लगभग कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, लगभग कुछ इस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम आएगा। तो आप देखोगे क्या, इसके ये जो पूरा कनेक्शन बना हुआ है ये पोर्शन आप वेल्ड कर पाओगे। मैं सामने से दिखा रहा था, लेकिन आप देखोगे कि इसका जो वेल्डेड पोर्शन हो, जो कनेक्टेड पार्ट है, वो ये वाला पार्ट आएगा। कौन सा पार्ट आएगा? ये वाला पार्ट आएगा। ये इससे जाकर के ऐसे अटैच है। कैसे? ऐसे अटैच है। तो आप देखोगे कि इसकी जो थिकनेस आएगी फ्रेंड्स, दिस इज द थ्रोट थिकनेस TE। 2T नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये एंड आपका, ये दिस इज कॉल्ड बट वेल्ड है। अगर फिलेट होता तो हम लोग क्या करते? 2T लेते। उसके अलावा इसकी जो लेंथ दी गई, सपोज दैट दिस द लेंथ इज गिवन दैट दिस द L, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है? L है। आप D मानना चाहते हो D मान सकते हो, L मानना चाहते हो L मान सकते हो। अब फ्रेंड्स इसका हम लोग करते हैं एनालिसिस। तो सबसे पहले लिखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या लिखें? डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्ट लोड P लग रहा है ना, तो इससे क्या होगा, ये नीचे से रजिस्ट कर रहा होगा, ये ऊपर से लोड लग रहा है, तो दिस इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ जाएगा, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस मिलेगा। ओके, तो दिस इज यहाँ पे वेल्ड की वजह से जो रजिस्टिंग वैल्यू आएगी तो ये आएगी, तो इसकी वजह से डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आ जाएंगी। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो यहाँ पे एक बेंडिंग आएगी, दिस इज द F2, इसको मान लेता हूँ दिस इज द F1। क्लियर? तो इस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हैं, F1 एंड F2। अब फ्रेंड्स इसका एनालिसिस करते हैं। F1 क्या होगा? F1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो? F1 क्या लिखोगे? F1 होता है अप्लाइड लोड डिवाइड बाई वेल्ड एरिया। तो मैं इसको लिखूंगा, अप्लाइड लोड क्या है? PU है, सॉरी P मान लो, मैं बार बार PU अल्टीमेट लिखने लग जाता हूँ, आप P मानिए, डिवाइड बाई वेल्ड एरिया क्या आएगा? बोलो आप। TE इंटू L। तो मैंने क्या लिख दिया? TE इंटू L। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम बात करें, ये तो पहली इक्वेशन हो गई। अगर F2 की बात करूं तो ये आएगा M/I इंटू वाई बार आएगा। बोलो भाई, M कितना आएगा? आप देख सकते हो कि इस एक्सेस के अबाउट बेंडिंग होगी, दिस एक्सेस के अबाउट, दिस एक्सेस, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सेस, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सेस। इसके अबाउट अगर बेंडिंग होगी तो फ्रेंड्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट आएगा? एक्स एक्सेस के अबाउट आएगा। और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट आएगा? आई एक्स एक्सेस आएगा। अगर आएगा तो हम लिखेंगे mx की जगह पे p इंटू ई लिखेंगे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रेंड्स BD³/12 आएगा। b कितना है? b कितना है भैया? TE है, और d कितना है? L है। तो हम लिखेंगे TE इंटू दिस इज द L³ डिवाइड बाई 12 करेंगे इंटू वाई बार। बोलो, इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दिस इज द टोटल इज क्या है? L है। तो यहाँ पे वाई बार आप क्या देखोगे? दिस इज द L/2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा L/2। तो फ्रेंड्स फार्मूला आएगा 6PE। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3PE नहीं आ रहा है, क्योंकि ये फिलेट नहीं, ये बट वेल्ड है। तो 3PE डिवाइड बाई TE इंटू L से L³ कट गया एक, तो बच्चे क्या क्या? L²। दिस इज द F2, दिस इज द सेकेंड फार्मूला। ओके, ये हो गया क्या? दूसरा फार्मूला। ये क्या हो गया? पहला फार्मूला। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया। अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है? चेक करना है। तो हम रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट क्या आएगा? FR की अगर वैल्यू बात करें तो ये आएगा, दिस इज द F2² प्लस 3F1² होल स्क्वायर। सेम वही जो फिलेट वेल्ड के लिए यूज़ करते हैं, बट वेल्ड के लिए भी आपको इस पे चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पे सेव करा लेंगे तो अदर वैल्यू पे क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। तो दिस FR अगर मैं बात करूं लेस देन आर इक्वल टू दिस वैल्यू इज लेस देन FS, दिस इज द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, वैसे
और एफ आर की जो वैल्यू है दिस इज द लेस देन आर इक्वल टू एफ यू अपान √3 इंटू गामा एम डब्ल्यू। ये है एलएसएम से। ज़्यादातर क्वेश्चन एलएसएम से आएंगे तो आपको ध्यान रखना ये फार्मूला ज़्यादा अप्लाई होने वाला, ये वाला कम। तो इस तरीके से हमने क्या किया, वैल्यूज़ को निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में देखिए यहाँ पे टर्म आपको पता होंगे। टी क्या है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है। मैं लिख देता हूँ टी इज इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ओके, एल जो है इफेक्टिव लेंथ ऑफ, एल क्या है यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ ऑफ बट बेल्ट, एल एल डब्ल्यू लिया या एल ही लिया, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बट वेल्ड क्या हो जाएगा, बट वेल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की कि हमारे केस में वैल्यू और क्या हो सकती है। तो नेक्स्ट थिंग इज डी हमें कवर हो गया, डी के बारे में हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास थ्रोट थिकनेस है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, एक और डील कर लेते हैं, इसी में ही बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्रूव वेल्ड के बारे में बात करते हैं। मान लिया कल को ये तो बट वेल्ड आपने किया, ये तो कहानी ठीक है, इसमें देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रिजल्टेंट लगभग सब में सेम ही चल रहा है, बस आपको ध्यान क्या देना है, ये भी ज़्यादा चेंज नहीं होता, बस एरिया कहाँ कहाँ चेंज होगा आपको ध्यान देना एग्जाम में है कि वो फिलेट वेल्ड की बात कर रहा है कि बट वेल्ड की बात कर रहा है कि ग्रूव वेल्ड की बात कर रहा है। अब हम लोग जो डील करने वाले हैं वो ग्रूव वेल्ड के बारे में डील करेंगे। अभी तक हमने क्या बताया, ये सारी कहानी आपको बताई किसके लिए, बट वेल्ड के लिए बताई। अब थोड़ा सा इसी में ही हम लोग क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे क्या कि आपको ये बता दें कि अगर मान लिया ग्रूव वेल्ड है तो क्या होगा। हालांकि पूछेगा नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं इसको बता ही देता हूँ। कल को छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, एक लाइन का ही कह दे कि भैया डायरेक्ट स्ट्रेसेस ही बतानी है, शेयर स्ट्रेस ही पूछ ले, तब भी आप उसको थोड़ा सा बता सको। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, मान लिया ग्रूव वेल्ड आपने कर दिया कहीं पे इसी में। ठीक है, तो ग्रूव वेल्ड के लिए जो डेरिवेशन है उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ग्रूव वेल्ड के लिए अगर हम देखें, नेक्स्ट थिंग इज ग्रूव वेल्ड के केस में कैसा आपकी कहानी आने वाली है। तो ग्रूव वेल्ड के केस में जो स्ट्रेस आएगी दिस इज P अपान दिस इज द D इंटू टी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थ्रोट थिकनेस नहीं आई है, D आया इंटू टी आया है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज द इम्पॉर्टेंट, LW टर्म आता है, LW आएगा इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। फिलेट क्यों यूज करें, क्योंकि भैया साइड साइड में करोगे ना, सपोज आपको यहाँ पे ग्रूव बनाना है, ग्रूव बनाने का मतलब आप हो सकता है सर्कुलर करो, कुछ भी हो सकता, तो इसके पेरीफेरी पे करोगे ना, तो वेल्ड तो आपको फिलेट ही यूज करना पड़ेगा ना, फिलेट वेल्ड मैंने लिख दिया। उसके बाद में अगर आप देखोगे दिस इज द TT, दिस इज द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, यहाँ पे यूज नहीं हुआ है अभी, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। उसके बाद आपका जो टर्म आने वाला है दिस इज द नेक्स्ट टर्म इज डी क्या है यहाँ पे, डेप्थ ऑफ द ब्रैकेट प्लेट, डेप्थ ऑफ द ब्रैकेट प्लेट। क्यों इसको लिखा ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अभी मैं बताता हूँ। टी है, टी यहाँ पे है, दिस इज द थिकनेस ऑफ द ब्रैकेट प्लेट, थिकनेस ऑफ द ब्रैकेट प्लेट, ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, उसके बाद में F2 तो आप F1 निकाल ही लिया, F2 तो आप निकाल सकते हो M अपान I इंटू वाई बार। ओके, M तो आप लिख ही सकते हो, P इंटू ई कर दोगे। ठीक है, वाई बार आपको लिखना है, वाई बार आप क्या लिखोगे, वाई बार आप यहाँ पे लिखोगे दिस इज द जितना वेल्ड किया होगा डिवाइड बाई 2 करोगे, इंटू आई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो टर्म आएगा दिस इज द TE इंटू दिस द LW का होल क्यूब डिवाइड बाई 12, ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला बनेगा 6PE डिवाइड बाई T इंटू LW का क्या हो जाएगा स्क्वायर। F1 मिल गया, F2 मिल गया, रिजल्टेंट निकाल सकते हो। रिजल्टेंट क्या आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट इज F2 स्क्वायर प्लस 3F1 स्क्वायर सेम इज, और दिस FR इज लेस देन आर इक्वल टू FS, और
इसके अलावा अगर आप देखोगे ये तो वर्किंग से हो जाएगा, और अगर हमें इससे मान लिया करना हो किससे, दिस इज द, अगर मैं बात करूं FU/√3 इंटू गामा MW, ये अगर हो जाएगा दिस द LSM। ठीक है, अब देखो इसमें क्या डिफरेंट है, थोड़ा फ्रेंड ध्यान दे देते हैं। कल को मान लिया मुझे ये इतना बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं पूछा, कल को यहीं पूछ लिया तो हम इतना तो कर सकते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन। अप्लाइड लोड हो जाएगा D, वो होगा D इज द डेप्थ ऑफ द ब्रैकेट प्लेट। ये जो प्लेट की मैं बात कर रहा हूँ दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट प्लेट, ये ब्रैकेट प्लेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें जिसमें आपने डेप्थ में जिसको ज्वाइन करते समय आप बनाओगे उसका डेप्थ लोगे ब्रैकेट प्लेट का। क्यों? क्योंकि देखिए जब ग्रूव वेल्ड हम करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि जिस प्लेट में थिकनेस में हम लोग क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं, ग्रूविंग करते हैं, उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है। कम होगा ज़्यादा होगा उसी पे डिपेंड करेगा। इसलिए डेप्थ ऑफ द ब्रैकेट प्लेट, T इज द थिकनेस ऑफ द ब्रैकेट प्लेट। तो ये इसकी जो भी डेप्थ होगी और उसकी जो भी थिकनेस होगी, मान ले थिकनेस ये हो जाएगी, डेप्थ ये हो जाएगी, इस पे ये डिपेंड करेगा। ओके, क्योंकि भैया अगर होल आपको यहाँ पे बनाना है, ग्रूविंग करनी है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी थिकनेस पे रिलेट कर पाओगे और डेप्थ पे भी कर पाओगे, तो इसलिए यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे LW क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड है। अगर आपने सपोज इसकी पेरीफेरी पे किया तो उसी हिसाब से इसकी लेंथ कितनी आएगी उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा आता है, जितना इफेक्टिव लेंथ लेते हैं उसको कंसीडर करते हैं, यहाँ पे D नहीं आता है। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो आपको अक्सर दिमाग में खटक रही होगी, सर FU/√3 कहाँ से लिख देते हो, उसको मैं आज बता ही देता हूँ। ठीक है, ताकि आपका कन्फ्यूज़न खत्म हो जाए। ठीक है, पहले एक और डेरिवेशन करके बता देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपकी कहानी थोड़ा सा समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही आसान होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, सारे क्वेश्चन आप कर जाओगे अभी। ठीक है, सबसे पहले कहाँ जाते हैं हम लोग, करते हैं अपनी प्रॉब्लम को करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक डेरिवेशन है और कि अगर मान लिया कि टॉर्शन आता है उसके केस में आप क्या करोगे। ठीक है, मान ले सर्कुलर है कोई, अगर आपने अटैच किया है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है, पता है ये क्वेश्चन जो है ना, सिविल सर्विसेज AS IFS एंड PCS AS एंड SSC ES, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे ना गए हों। ठीक है, बहुत आसान होता है ये सब कहने को। अगर आपको सोम के बेसिक फंडे में दिक्कत नहीं है तो फिर आप ये चीज़ें कर ले जाओगे आसानी से, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट सोम के ही लग रहे हैं। अगर आपको बेंडिंग समझ में आ जाए किस एक्सिस के अबाउट हो रही है तो फिर चीज़ें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे जो प्रॉब्लम करने वाले हैं वो रिलेटेड विद द है, अगर हम बात करें थोड़ा सा सर्कुलर सेक्शन की, सर्कुलर सेक्शन ले लेते हैं, सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, सर्कुलर सेक्शन है, सपोज दैट दिस इज द I सेक्शन, ऐसा ही बना रहे हैं डायग्राम को समझाने के लिए थोड़ा सा। सपोज दैट दिस इज द I सेक्शन, इस I सेक्शन में सपोज दैट कि आपने क्या कर रखा है, मान लिया कि आपने कुछ इस तरीके से सपोज दैट कि सर्कुलर सेक्शन को बना दिया है। ठीक है, ओके, इसको आपने क्या किया, आगे बढ़ा दिया और इस चीज़ को थोड़ा नीचे कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे कि इस कनेक्शन में यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, वेल्ड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, वेल्ड कर रखा है, ये भी सर्कुलर पोर्शन है। ठीक, हो सकता है कि लोड आपने P लगा रखा है, उसके अलावा इसमें टॉर्शन आ रहा है, टॉर्क T से डिनोट कर रहा हूँ, ये एसेंट्रिसिटी इसकी हो जाएगी, दिस इज द सेंटर से दिस इज। इस कनेक्शन पे बेंडिंग भी आ सकता है, टॉर्शन भी आ सकता है, दोनों भी आ सकता है। ये अंदर की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे अंदर की तरफ ये क्या लगाया गया, दिस। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों के बारे में वो डील कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से आपका कनेक्शन बन जाता है। ये I सेक्शन में क्या कर दिया आपने, जोड़ दिया। ऐसा भी हो सकता था, प्लस मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ, आपको हो सकता है वहाँ से और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। सपोज दैट दिस इज द प्लेट, दिस इज द प्लेट, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, दिस इज द प्लेट। ठीक है, दिस इज द प्लेट, दिस इज द प्लेट। ठीक है, और इस प्लेट में क्या किया आपने, एक सर्कुलर सेक्शन को क्या कर दिया, लगा दिया। मान लिया इस तरीके से आपने क्या कर दिया, एक सर्कुलर सेक्शन को लगा दिया। ठीक, फिर आपने क्या किया, इसको वेल्ड कर दिया। लो भाई, हमने वेल्डिंग कर दिया, इधर से कर दिया, इसके पेरीफेरी पे चारों तरफ से कर दिया, और इस पे एक लगा दिया क्या, टॉर्क T।
ऐसा भी तो केस हो सकता है कि आपने किसी प्लेट में क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया, और फिर आपने क्या कर दिया, टॉर्क अप्लाई कर दिया। इसी को हमको यहाँ पे भी समझ सकते हैं, किसी आई सेक्शन में अप्लाई करके आपने टॉर्क अप्लाई कर सकते हो, या बेंडिंग भी आ सकता है P इंटू ई का। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लोड की, तो एक P फोर्स यहाँ ट्रांसफर होगा, इंटू बेंडिंग आएगा P इंटू ई का। ये दो इंपॉर्टेंट। तो पहले हम लोग डील करेंगे टॉर्शन के बारे में, और साथ में ही बेंडिंग को भी डील कर लेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप बताइए कि यहाँ पे जो भी इसका रजिस्टिंग एरिया आएगा वो सिर्फ ये आएगा, जो भी इसकी पेरीफेरी पे आपने वेल्डिंग कर रखी होगी सिर्फ वही एरिया रजिस्ट करेगा। तो फ्रेंड्स रजिस्टिंग एरिया पहले बात करते हैं, इफेक्टिव एरिया की बात करते हैं। इफेक्टिव, देखिए इस पे क्वेश्चन ईएस ने ऑब्जेक्टिव भी पूछ रखे हैं, गेट भी पूछ चुका है, तो उसको थोड़ा सा डील कर लेते हैं और हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे आईएएस का। इफेक्टिव एरिया की अगर हम बात करें तो फ्रेंड क्या होगा, आप एक देखोगे सर्कुलर सेक्शन बनेगा जो कि इस तरीके से, और इसके साइड में आपने क्या कर रखा है, वेल्ड कर रखा है। क्या कर रखा है, वेल्ड कर रखा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या देख पाओगे, इस तरीके से। ठीक है, दिस इज द वेल्ड, साइड में आपने कर रखा है। ये मैं क्या दिखा रहा हूं, जो भी आप देख पा रहे हो इसके चारों ओर पेरीफेरी पे, इसकी परिधि पे साइड से वेल्ड करोगे, अंदर तो जा नहीं पाओगे। तो ये है इसका वेल्ड। इसकी जो थिकनेस है फ्रेंड्स, दिस इज द कॉल्ड थ्रोट थिकनेस, दैट इज कॉल्ड टी। ओके, इसकी जो रेडियस है फ्रेंड्स, दिस इज द रेडियस इज आर। ठीक, डायमीटर मान लेते हैं, दिस इज द डायमीटर इज डी, दिस इज द डायमीटर इज डी। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब फ्रेंड्स आपको चाहिए क्या, एक स्ट्रेस आएगी, डायरेक्ट स्ट्रेस। देखिए क्या होगा कि जब लोड आपका टॉर्शन लगाओगे तो टॉर्शन, अगर आपने सिर्फ टॉर्शन लगाया होगा तो टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस आएंगी। क्या आएंगी, टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस F2। क्योंकि देखिए मैं मान रहा हूँ कि अभी इस पर सिर्फ क्या लगा हुआ है, कि मैं मान लेता हूँ सिर्फ ओनली यहाँ पे मान लेता हूँ ओनली टॉर्क विल अप्लाइड, टॉर्क ओनली टॉर्क अप्लाइड, तब के लिए डेरिवेशन कर रहा हूँ, बेंडिंग के लिए अभी नहीं कर रहा हूँ। तो अगर टॉर्क सिर्फ अप्लाइड होगा उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे देखोगे कि जो P लोड लगा है उसकी वजह से भी देख लेते हैं, प्लस उसकी वजह से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर सपोज दैट कि जो एरिया है, इफेक्टिव एरिया की अगर बात करें तो इसके पेरीफेरी पे काम किया है, तो एरिया जो आएगा, एरिया आएगा पाई 2 आर आ जाएगा पूरी पेरीफेरी। तो पाई इंटू डी लिख सकते हो, इंटू टी लिख सकते हो। ओके, क्यों, क्योंकि 2 आर हो जाएगा इसका क्या, पेरीफेरी हो जाएगा, और उसकी थिकनेस कितनी है, टी है। तो आप देख पाओगे दिस इज कॉल्ड पाई डी टी। ओके, अब हम लोग फ्रेंड्स चलते हैं यहाँ पे स्ट्रेसेस निकालते हैं। ओनली टॉर्क अप्लाइड अगर करोगे तब के लिए देख लेते हैं, अगर नहीं टॉर्क अप्लाइड करना, लोड भी अप्लाई हुआ होगा। अगर लोड अप्लाई करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी क्या आएंगी, डायरेक्ट स्ट्रेसेस आएंगी जो कि कहेंगे शियर स्ट्रेस बोल पाओगे। तो शियर स्ट्रेस का जो आएगा फार्मूला, अगर मैं लोड अप्लाई किया हूँ, सपोज दैट कि दिस द पॉइंट ए, दिस द पॉइंट ए, तो मैं यहाँ पे ओनली टॉर्क अप्लाइड प्लस लोड भी मान लेते हैं, टॉर्क अप्लाइड प्लस लोड भी मान लेते हैं, लोड भी अप्लाइड है P। तो आप देखोगे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्ट्रेस ड्यू टू लोड P एट A, ये थोड़ा देख लेते हैं। इससे स्ट्रेसेस आएगी, शियर स्ट्रेस आएगी FS1 में मानता हूं, FS1 क्या आएगी, अप्लाइड लोड डिवाइड बाई रजिस्टिंग एरिया, वेल्ड एरिया आएगा पाई इंटू डी इंटू टी। तो दिस इज द एरिया ऑफ फार्मूला। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज टॉर्सनल शियर स्ट्रेसेस at point A, torsional shear stresses at point A। तो अगर आप पॉइंट A पे देखोगे क्या आएगा, टॉर्सन आएगा। अब टॉर्सनल शियर स्ट्रेसेस आपको पता है क्या होता है फार्मूला, T/IP इक्वल टू टाउ डिवाइड बाई R। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाउ को मैं लिख रहा हूँ FS2 शियर स्ट्रेस इक्वल टू T/IP इंटू R। अब फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करूँ तो मैं आप डायग्राम से समझाता हूँ। सपोज दैट दिस इज द लाइन एरिया, एक तरीके का हो जाएगा, ये लाइन एरिया जो भी है इसी को मैं डिनोट कर रहा हूँ, दिस इज द लाइन एरिया, एक तरीके का ये लाइन एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइन एरिया। लाइन एरिया क्योंकि थिकनेस बहुत कम होती है फ्रेंड्स, तो आप क्या करोगे, दिस इज द I XX, दिस द I YY,
और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा जेड जेड एक्सेस, जिसको हम लोग कहते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको आईपी बोल दो या आई जेड जेड बोलोगे, और ये अगर आप देखोगे तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी ए। ओके, अगर हम बात करें इसमें सिर्फ वेरी क्या करेगा, इसमें देखिए हर इस सेंटर के पॉइंट से इसकी रेडियल डिस्टेंस तो फिक्स है, कहीं चेंज नहीं होने वाली है। जो भी चेंज होगा उसकी थिकनेस चेंज होगी, क्योंकि आप वेल्ड कर रहे हो सकता है कहीं थिकनेस कम कर दो, कहीं ज़्यादा कर दो, क्योंकि थिकनेस चेंज करोगे तो उसकी रजिस्टिंग प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। जब वो चेंज हो जाएगी इसका मतलब है जो वेरी कर रहा है वो थिकनेस वेरी कर रही है। तो आप देख पाओगे कि 0 से ये आर स्क्वायर है, ये लिख सकता हूँ। अगर मैं सर्कल का एरिया लिखूँ ए इजकल टू पाई आर स्क्वायर, तो इसका डेरिवेशन अगर करोगे, डेरिवेटिव करोगे डी ए अपॉन डी आर इजकल टू 2 पाई आर। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज द एरिया, लेकिन ये तब लिखोगे जब सिर्फ आपका सर्कुलर सेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो क्या है, थिकनेस है। तो आपको जो एरिया लिखना है वो आप क्या लिखोगे, डी ए की वैल्यू जो आएगी फ्रेंड्स वो आएगी 2 पाई आर इंटू डी टी। डी टी इसलिए क्योंकि हर जगह थिकनेस क्या है इसकी अलग अलग हो सकती है। तो आप देखोगे डी टी से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 पाई आर इसकी पेरीफेरी हो जाएगी। अगर उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें किससे, डी टी से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देख पाओगे कि इसका टोटल एरिया आपका निकल जाएगा। 2 पाई आर उसकी पूरी परिधि हो जाएगी, और थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा। इंटीग्रेशन क्यों करते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन हमको क्या बताता है, एरिया बताता है। इंटीग्रेशन इज द नथिंग बट इट इज़ द एरिया। अगर हम बात करें इंटीग्रेशन में आर फिक्स है तो आर को बाहर निकाल लो, 2 पाई आर क्यूब इंटू डी टी। डी टी 0 से टी लगा सकते हो, इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हालो सेक्शन आपका नहीं है। मतलब हालो क्या मतलब, यहाँ पे कुछ ना कुछ थिकनेस है, थिकनेस वेरी कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फार्मूला बन के आएगा तो 2 पाई आर क्यूब इंटू टी निकल के आ जाएगा, जो कि थिकनेस 0 से टी है। डी टी का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, टी आएगा, क्योंकि डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। तो आप यहाँ पे निकाल पाओगे आई पी। तो मैं लोग यहाँ पे पुट करते हैं एफ एस टू में, एफ एस टू इजकल टू टी की जगह लिख सकते हो टॉर्क, हो सकता है टॉर्क आपका जो दिया है तो उसको आप लिख सकते हो, तो टॉर्क आप लिख पाओगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको लिखोगे 2 पाई दिस इज द आर क्यूब इंटू टी ई, और आर यहाँ पे आप वैल्यू लिख दोगे। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, एफ एस टू इजकल टू टी डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। तो रटना नहीं है, बस ऐसे इसको लिख लेना है। ठीक, अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और समझाना चाहते हैं आपको, उसको थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे आपने लिख लिया होगा, मैं इधर ही लिखता हूँ। ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट में कोई सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट डायग्राम मैंने समझाया ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं ये कि कैसे, मान लिया कि अभी तक क्या था, मैंने देखा टॉर्सन आ रहा था, मान लिया बेंडिंग आ जाती तो हम लोग कैसे स्ट्रेसेस निकालते हैं। बेंडिंग स्ट्रेसेस अगर आ जाएं तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखिए हमें क्या है कि अगर यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिल गई है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपने अभी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकाला, आई पी, या इसको आई जेड जेड बोलते हैं, दिस द 2 पाई आर क्यूब इंटू टी, ये आपने अभी निकाला। ठीक, अब फ्रेंड्स हो सकता है कि आपके क्रॉस सेक्शन पे, सर्कुलर सेक्शन पे हो सकता है अगर टॉर्शन आता तो टॉर्शन ऐसे लगेगा, बेंडिंग आएगा तो आपका इस यहाँ पे जो है स्ट्रेसेस आएंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस। अगर बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगी तो फ्रेंड्स अगर हम उसको बेंडिंग स्ट्रेसेस यहाँ पे कंसीडर करना हो तो आप लिख सकते हो क्या, एफ बेंडिंग इजकल टू एम अपान आई इंटू वाई बार लिखोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, सॉरी मोमेंट जो आएगा इस सेक्शन पे अगर आप देखोगे तो आएगा P इंटू ई, क्योंकि एसेंट्रिसिटी क्या है, E है, ये मैंने लिख दिया, डिवाइड बाई, अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे उसी एक्सेस, मतलब जिस एक्सेस के अबाउट बेंडिंग होगी उसी के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर करना है। तो आप देख पाओगे कि जब भी बेंडिंग होगी तो आप यहाँ पे 2 एक्सेस हैं, एक ये एक्सेस हो जाएगी, दिस इज द मान लिया एक्स एक्सेस, इसके ये एक्सेस हो जाएगी वाई आई एक्सेस। तो आप देखोगे कि जब भी लोड लगेगा तो आपकी बेंडिंग किसके अबाउट होगी, इस एक्सेस के अबाउट बेंडिंग होगी। जब इस एक्सेस के अबाउट बेंडिंग होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स होगी। अब खास बात यह है कि आपको एक थ्योरम पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। आई जेड जेड क्या होता था, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। अब फ्रेंड्स आपको ये पता है कि सर्कुलर सेक्शन में आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई बोथ आर इक्वल,
क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर है, क्योंकि आई एक्स इजकल टू आई वाई वाई लिख सकते हो, बिकॉज आप सर्कुलर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्कुलर सेक्शन है, तो सर्कुलर सेक्शन की वजह से बराबर लिख सकते हो, तो यहाँ पे पुट करोगे दैट इज आई जेड इजकल टू 2 टाइम आई एक्स एक्स, तो आई एक्स एक्स लिख सकते हो आई जेड जेड डिवाइड बाई 2 लिख सकते हो, और आई जेड जेड आपने निकाल के रखा है 2 पाई, या इसको लिख सकते हो 2 पाई, दिस इज द आर क्यूब इन टू टी ई डिवाइड बाई 2, तो आप इसको लिख पाओगे पाई आर क्यूब इंटू टी। चाहो तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, रटने की जरूरत भी नहीं, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो निकाल भी सकते हो। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा पाई आर क्यूब इंटू टी ई, वाई की जगह अगर आप देखोगे तो आर आएगी, क्योंकि सर्कल के जो सेंटर से जो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस होती है वो हर जगह क्या है, आर आर है, या तो आप लिख सकते हो डी बाई 2 या तो आप लिखो आर, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स एफ बी। ठीक है, दिस इज द फार्मूला, रटना नहीं समझना है। जहाँ टॉर्शन है वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पोलर लेना होता है, बाकी कोई चेंज नहीं। देखिए यहाँ टॉर्क है, यहाँ पे मोमेंट है, यहाँ पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ पे वाई बार है, यहाँ पे आर है, तो दोनों चीज़ें हर जगह सेम है। बस आपको कुछ ध्यान रखना है, जो भी वो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 पाई आर इंटू टी ई आता है, ना रटना हो तो सीधा एक फार्मूला मैंने बताया था, दिस द आर स्क्वायर इंटू डी ए। अब रटना नहीं है, आर स्क्वायर डी ए को क्या लिख सकते थे हम लोग, 2 पाई आर इंटू डी टी, बस इतना तो याद कर सकते हो, ये तो सोम का कॉन्सेप्ट है। जब ये याद हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब बाहर निकाल लीजिए, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, तो 2 पाई आर क्यूब इंटू टी निकल जाएगा। तो याद करने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये तो आपको याद रहता है ना, तो आप इसको याद कर सकते हो। यहाँ पे रिजल्टेंट स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ एफ आर की, पहले मेरे पास एफ एस वन आया, एक एफ एस टू आया, इस केस का मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ इस वाले का, दिस द रिजल्टेंट वैल्यू इज अंडर रूट दिस इज एफ एस वन स्क्वायर प्लस एफ एस टू स्क्वायर। यहाँ पे जो रिजल्टेंट निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दोनों स्ट्रेसेस क्या हैं, शियर हैं, तो यहाँ पे जब हमारी दोनों केसेस में आपकी स्ट्रेसेस शियर होंगी तो रिजल्टेंट आपको अंडर रूट एफ एस वन स्क्वायर प्लस एफ एस टू से निकालना होगा। इस चीज़ का एकदम ध्यान रखना। यहाँ पे 3 नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दोनों के केस में क्या आ रहा है, आपका शियर आ रहा है। वहाँ पे 3 क्यों लगाया था? क्योंकि वहाँ पे एक में शियर आ रहा था और एक में बेंडिंग आ रहा था, इसलिए वहाँ पे 3 टाइम यूज किया था। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग करें कुछ क्वेश्चन, तभी हमारा यहाँ पे भला होगा, क्योंकि क्वेश्चन बिना आपकी चीज़ें अधूरी हैं। अब कुछ एक चीज़ थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था बहुत दिन से, वो आज बता ही देता हूँ ताकि आपका डाउट खत्म हो जाए कि सर इसको बार बार कितना वैल्यू कंसिडर करके चल रहे हो, उसको थोड़ा मैं बता देता हूँ। ध्यान रहे कि आपको यहाँ पे जो स्ट्रेसेज आएंगी, यहाँ पे रिजल्टेंट आपको निकालना, मान लिया तीनों काम कर रहे हैं एक साथ। देखिए यहाँ पे अगर मान लिया टॉर्सन भी काम कर जाए, डार्क लोड भी काम कर जाए, उसके अलावा आप बेंडिंग भी काम कर जाए, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो सबको जोड़ सकते हो, एफ आर स्क्वायर प्लस बेंडिंग स्क्वायर। मान लिया तीनों काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज दैट अगर 2 काम करें, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया एफ एस वन हो एंड एफ बी हो, तब भी जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका आएगा एफ एस वन स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर। मान लिया तीनों काम कर रहे हो, दूसरा केस, पहला केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो सकता था एफ एस वन एंड एफ एस टू काम कर रहे हो, तब जो रिजल्टेंट आएगा वो ये लिख सकते हो अंडर रूट एफ एस वन स्क्वायर प्लस एफ एस टू स्क्वायर। मान लिया कि अगर आपको तीनों काम कर रहे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आया है IAS में, एफ एस वन एंड एफ एस टू एंड एफ बी बेंडिंग भी काम करे, तो जो रिजल्टेंट आएगा ना फ्रेंड्स, वो सबका अंडर रूट स्क्वायर कर सकते हो, एफ एस वन स्क्वायर प्लस एफ एस टू स्क्वायर, क्योंकि सारे जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, एफ बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसमें जो प्लेन काम करता है, देखिए क्या होता है, सारे एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहते हैं। कैसे, अभी समझ में आएगा। देखिए इसका जो एक्सेस है वो ये एक्सेस हो गई, ओके। टॉर्सन का जो है वो दूसरी एक्सेस होगी, टॉर्सन इसके अबाउट आप देखोगे। एक्सेस यहाँ पे मैं बांट देता हूँ, सपोज दैट दिस द एक्स एक्सेस, दिस इज द सपोज दैट कि दिस द वाई एक्सेस, दिस द वाई एक्सेस, सॉरी यहाँ पे दिस इज द एक्स एक्सेस, दिस द वाई एक्सेस, दिस द जेड एक्सेस, दिस द जेड एक्सेस। तो आप देख पाओगे कि ये जो एक्सेस है जेड एक्सेस, सारी एक्सेस आपस में क्या है 90 डिग्री पे रहते हैं। जब सारी एक्सेस 90 डिग्री पे रहेंगी तो आपस में देखोगे कि जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है क्या होती है, 0 होती है। जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी तो आप देखोगे पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू हर जगह क्या आएगी 90, 90 कितना होता है 0। तो इसलिए हमेशा जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, सबका अंडर रूट। अगर 2 स्ट्रेस काम करें तो ये निकाल लीजिए, बेंडिंग शियर हो तो इसके हिसाब से निकाल लीजिए, दोनों शियर हो तो इससे निकाल लीजिए, FS2 से।
ओके। और यहाँ पे तीनों काम कर रहे हैं तो आप इससे निकाल लीजिए। अभी फ्रेंड्स इतना ज़्यादा मतलब तीनों वाला क्वेश्चन जो आया है वो AS में आया, SSC ने अभी नहीं पूछा है, ठीक है। अगर कल को पूछ भी लेता है तो उसके लिए परेशान नहीं होना, जब मेंस में आओगे ना तब हम लोग कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सारे प्रॉब्लम यहाँ पे मुश्किल है थोड़ा सा, आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन उतने करो जितना यहाँ पे समझ में आ जाए, क्योंकि देखिए आपको प्रीलिम्स पहले निकालना है, उसके बाद चीज़ें मेंस पे जाना है। जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तब तक फिर चीज़ें अटक जाएंगे। जब प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस में तो हम ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मेंस में हम खुद ही स्टील के 50-60 क्वेश्चन बेहतरीन कराते हैं, एक ही टाइप की प्रॉब्लम, अलग अलग टाइप के सिविल सर्विसेज हर एग्ज़ाम की प्रॉब्लम करते हैं, तो वहाँ से हमारी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाते हैं, ओके। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे एक चीज़ है जिसको मैं बताना चाह रहा था बहुत दिन से, डेरिवेशन। वो क्या है आज देख लेते हैं, ठीक है। वो थ्योरी ये थी कि डिस्टॉर्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, इसको डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन इसको और बोलते हैं डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। इसका फार्मूला मैं लिखता हूँ, आपने पढ़ रखा होगा, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। ये क्या कहता है, अगर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा P1 प्लस सिग्मा P2 माइनस दिस इज द सिग्मा P1, अगर दो स्ट्रेसेस काम करते हैं तो ये फार्मूला होता है इनटू Fy डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है, आप जब जाओगे सोम में देखोगे डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी है जो कि ये वैलिड होती है फॉर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्योर शियर कंडीशन में, प्योर शियर फॉर डक्टाइल मटेरियल, किसके लिए वैलिड होती है, डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपका पूछ लेता है। अब फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ, सपोज दैट कि यहाँ पे जो सिग्मा P1 है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, सपोज दैट कि आपके स्ट्रेसेस काम कर रहे हैं, सपोज दैट दिस द टाउ मान ले काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहे हैं, इस तरीके से स्ट्रेसेस हो सकती हैं। तो सपोज दैट कि मैं मान लेता हूँ कि सिग्मा P1 यहाँ पे प्लस टाउ है और सिग्मा जो P2 है, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जब प्योर शियर का केस होता है तो फ्रेंड्स जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती हैं वो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ x स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा x सिग्मा y 0 है क्योंकि प्योर शियर का केस है, सिर्फ आएगा टाउ, तो आप देखोगे प्लस माइनस टाउ ही आंसर निकल के आता है। तो सिग्मा P1 आएगा प्लस टाउ, सिग्मा P2 आएगा माइनस टाउ। मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ, ठीक। तो क्या आएगा, टाउ स्क्वायर, यहाँ पे मैं पुट करूँगा प्लस माइनस टाउ स्क्वायर माइनस टाउ इक्वल टू, यहाँ पे फ्रेंड्स इसको मैं मान लेता हूँ एफ वाई, यहाँ पे जो भी वैल्यू दी हो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। सपोज दैट इसमें हम लोग मानते हैं सिग्मा वाई, इसको मान लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हटा दिए, ठीक है, सिर्फ इतना ही मानेंगे, ओके। इसको आप देखोगे टाउ स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टाउ स्क्वायर इक्वल टू दिस इज द सिग्मा वाई स्क्वायर। आप देखोगे कि 3 टाउ स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर, तो टाउ की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी मान लेते हैं दिस इज द सिग्मा वाई डिवाइड बाई √3। यही मैं बार बार समझाना ये चाह रहा था कि जब भी मैं यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस को लिख रहा था, हर बार ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं एफ एस इक्वल टू क्या लिखता था, बार बार याद करो कि FU अपान √3 इंटू गामा W लिखता था। वो डेरिवेशन आपका फ्रेंड यहीं से आया है, कहाँ से, प्रिंसिपल जो भी डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी होती है ना, वहाँ से चीज़ें निकल के आपकी आती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये बार बार कंफ्यूज कर रहा था कि सर √3 क्यों आ रहा है। √3 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको बताया कि अगर मान लिया कि प्योर शियर का केस होता है तो उसमें सिर्फ आपकी जो है टॉर्सनल जो भी स्ट्रेसेस आती हैं वो सिर्फ प्लस टाउ माइनस टाउ आता है, और 2 डायमेंशनल बॉडी था, इस वजह 2 स्ट्रेसेस काम करती हैं हमेशा हमारे केस में, ज़्यादातर केसेस में 2 डायमेंशनल पे स्ट्रेसेस काम करते हैं, 2 ही स्ट्रेसेस आती हैं, 3 स्ट्रेसेस नहीं आती हैं। तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ से आप देखोगे ये फार्मूला निकलता है। ये तो आपका स्ट्रेस हो गया, लेकिन अगर डिज़ाइन करना होता था फॉर डिज़ाइन, जब डिज़ाइन करना होता है फ्रेंड्स है तो हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी यूज़ करते हैं ना। तो टाउ यहाँ पे जो निकल के आता था जिसको हम लोग टाउ मैक्स अगर हम बोलें, डिज़ाइन अगर यहाँ पे बात करें डिज़ाइन, तो ये हो जाएगा सिग्मा, यहाँ पे लिख सकते हो अल्टीमेट
यहाँ पे सिग्मा वाई की जगह पे एफ यू अपान गामा एम डब्ल्यू लिखेंगे इनटू √3, यही फार्मूला हो जाता था। तो इसी को हम लोग बार बार कहते थे यार पढ़ेंगे, तो हमने क्या किया, सिग्मा वाई की जगह पे क्या लिख दिया कि अल्टीमेट स्ट्रेस अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ओके, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे जो कि अटेम्प्ट करेंगे जिससे हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बिना क्वेश्चन चीज़ें अधूरी हैं। तो पहले क्वेश्चन, उसके बाद में आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर हम बात करें तो अगली जो बात है हमारी वो इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन चीज़ें अधूरी रहने वाली हैं। तब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन, उसके बाद ये बिल्ड आपका आज ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे कंप्रेशन मेंबर पे, ठीक है। तो स्टील आपका लगभग अब बहुत जल्दी खींचने वाला है, मतलब खींच नहीं रहे हैं, लेकिन वो इतना टॉपिक आपका कॉम्प्लेक्स था। अभी वेल्ड और कनेक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको अगर आपने सही से पढ़ा ना तो बहुत टाइम लगता है। इसीलिए मैं एक एक चीज़ करके आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन भी लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि SSC JEE इस बार 25 नंबर में आया है, उसी को डील करेंगे, ठीक है। SSC JEE जो कि 25 नंबर में पूछा गया है, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डील करते हैं। रिलेटेड विथ क्वेश्चन SSC JEE, उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको रिलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं जो कि पूछा गया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका इस बार का ही है, इसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कह रहा अ वेल्डेड ब्रैकेट कनेक्शन a welded bracket connection is shown in figure, full stop. It supports a factored load. It supports a factored load of this. It support a factored load of 150 kilonewton 150 kilonewton 150 kilonewton है at a distance of 120 mm from the face of column, ये इसने बता दिया, ठीक है। फेस ऑफ द कॉलम, डिजाइन द फिलेट वेल्ड ऑन द टू साइड, डिजाइन द फिलेट ऑन द टू साइड, इसने बता दिया, ठीक है। दोनों साइड किया गया है, टू साइड्स। ग्रेड ऑफ स्टील सब बताएगा। देखिए अब जो मॉडर्न तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें सब अल्टीमेट स्ट्रेस है। ग्रेड ऑफ स्टील, आप वर्किंग तो भूल ही जाइए, ज़्यादा यूज नहीं है। FE 410, FY यील्ड स्ट्रेस 250 मेगापास्कल। उसके अलावा आपको ये क्वेश्चन जो पूछा गया है जिसके बारे में मैं लिखूँगा, SSC JEE 29 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, शायद 29 दिसंबर, ओके। और आपको ये क्वेश्चन IES रिपीट हुआ क्वेश्चन IES 2016 में आ चुका था, और जो पूछा गया है वो 25 मार्क्स में है। कितने मार्क्स में? 25 मार्क्स में। बहुत ही सॉलिड है, इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको कर लेते हैं, डायग्राम आपको ये दिया है, दिस इज द डायग्राम।
ठीक है, दिस इज द डायग्राम। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया है, कहा है कि यहाँ पे एक वेल्ड किया गया है, वो कोई इस तरीके से आपने क्या कर रखा है, इसको वेल्ड इस तरीके से एग्ज़ाम में आपका चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, दिस द वेल्ड 150 किलो न्यूटन 120 mm जो कि बता रखा है क्वेश्चन में वही मैं लिखूँगा। ठीक, ये वेल्ड कर रखा है, ये सामने से दिख रहा है, इसके पीछे भी वेल्ड है क्योंकि दोनों साइड से प्लेट वेल्ड किया गया है। ये जो डेप्थ है, मैंने बताया प्रॉब्लम कई तरीके से पूछा जा सकता है। डेप्थ है, इसकी जो प्लेट है, जो ब्रैकेट है 12 mm दे रखा है। ये फिलेट वेल्ड है फ्रेंड्स, ये क्या है, फिलेट वेल्ड है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे लोड 150 किलो न्यूटन है, ध्यान दीजिएगा। ये पी मतलब जो पी यू है अल्टीमेट लोड दिया, क्योंकि फैक्टर्ड का मतलब होता है अल्टीमेट। इसका मतलब इसने हमको बता दिया कि आप जो डिज़ाइन करिए ना वो आपका LSM से करना है, वर्किंग का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्ट्रेसेस कहीं पे भी उसने परमिसिबल नहीं बात किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दिस इज़ द 150 किलो न्यूटन। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो हमें एनालिसिस करना चाहिए उसके लिए ज़रूरी है क्या क्या बातें, मुझे निकालना क्या है, डी निकालना है। मुझे एसेंट्रिसिटी उसने बता दिया, तो सबसे पहले मैं इसको एक डायग्राम में कन्वर्ट करता हूँ, दूसरे डायग्राम में, जिससे हमको यहाँ पे एनालिसिस करना है। एक ये हो जाता है और दूसरा डायग्राम में ये बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये एक्स एक्सेस हो जाएगी इसकी। ओके, दिस इज द थ्रोट थिकनेस TE लिख रहा हूँ, दिस इज द TE। ओके, और ये डेप्थ जो है मुझे निकालनी है, जो कि क्या है, D है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स ये आपने क्या कर रखा है, वेल्ड कर रखा है। अभी मुझे डिसाइड करना है कि थिकनेस कितना ले। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें अगर हम बात करें गसेट प्लेट थिकनेस, जो ब्रैकेट है T = 12 mm थिकनेस, कॉमा मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड 12 के लिए कितना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था 10 तक रहता है तो 3 mm मिनिमम थिकनेस लेते हैं। अगर 12 mm मतलब 10 से 20 के बीच में रहता है तो हम लोग कितना कंसीडर करते थे, 5 mm, 3, 5, 6 याद किया था, 1 से लेकर 10 तक, 10 से फिर 20, 20 से 32 ऐसे याद किया था, 3, 5, 6। तो यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो 5 mm होगा। लेकिन हम 5 mm नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम लोग यहाँ पे अगर देखें गसेट प्लेट 12 mm है, इस मान लेते हैं कि इतना ही प्रोवाइड कर रहे होंगे। मैक्सिमम साइज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मैक्सिमम साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ देखें तो सपोज हम मान लेते हैं 12 mm है, 12 - 1.5 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्नर है वो स्क्वायर कॉर्नर है। तो स्क्वायर कॉर्नर के केस में मान लेते हैं कि दिस इज द 1.5। उसको बताना चाहिए था कि वेल्ड का साइज़ क्या है, अगर नहीं बताया है तो मिनिमम तो नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मिनिमम पे चीज़ें फेल हो सकती हैं। कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा पता है, क्योंकि देखिए अगर आप इस पर डिज़ाइन कर दोगे तब भी आपको नंबर मिलने वाला है, ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, लेकिन इसकी डेप्थ थोड़ा बदल जाएगी, डेप्थ ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको वेल्ड की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका अगर मान ले मैं 5 mm के अकॉर्डिंग करूँगा तो हो सकता है आपका आंसर 300-400 के आसपास डेप्थ आए निकल के, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा के लिखूँगा तो डेप्थ आपकी लगभग निकल के आएगी 200-250 के आसपास। तो वेल्ड का थोड़ा थिकनेस बढ़ा दो, क्योंकि इसकी कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आपने वेल्ड को कम लगाया तो ये जो ब्रैकेट है इसकी कॉस्ट ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये भी एक मटेरियल है, इसको आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो निकल के आता है वो निकल के आता है 12.5, तो मैं प्रोवाइड करूँगा लगभग 10 mm के आसपास। कितना प्रोवाइड करूँगा, 10 mm। तो फ्रेंड्स यहाँ पे TE निकल के आएगा क्या, K टाइम S होता है, तो साइज़ ऑफ वेल्ड मैक्सिमम साइज़ आपको पता है, K है 0.7 इंटू S का साइज़ है 10, तो आप देखोगे दिस इज द 7 mm। कितना हो जाएगा, 7 mm। तो 7 mm ये हो जाएगा और 7 mm हो जाएगा ये, टोटल कितना हो गया, 14 mm। अब कुछ करना थोड़ी है, अब हमको क्या क्या चाहिए, F1 निकाल लेते हैं, F2 निकाल लेते हैं, ख़त्म करते हैं कहानी। तो पहला केस है डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस की अगर बात करें F1 क्या आएगा, क्या होगा, PU डिवाइड बाई वेल्ड एरिया, ये फ्रेंड्स हो जाएगा F1 = PU कितना था, 150 था, इंटू 10⁻³ करोगे, डिवाइड बाई वेल्ड एरिया कितना आएगा बताइए भैया, तो ये आएगा 7 × D + 7 × D। ठीक है, क्योंकि D इसलिए क्योंकि 2 बार आया, तो इसका आंसर जो आएगा 150 इंटू, ठीक है, 10⁻³ डिवाइड बाई, ठीक है, 14 × D।
ये आ जाएगा F1। इसको जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो लगभग आंसर जो निकल के आता है ये आपका जो आंसर निकल के आएगा, दिस द 107,142.8 डिवाइड बाई डी न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैंने किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये तो F1 निकल गया। बहुत आसान होने वाली प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। दूसरी बात, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दूसरा पार्ट है F2 बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कौन सा प्रॉब्लम है, ये भी ध्यान देना है एग्जाम में। आउट ऑफ प्लेन है कि इन प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन है, क्योंकि इसमें बेंडिंग होगा। तो आप देखोगे कि F2 है बेंडिंग स्ट्रेस, क्या हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस। तो F2 इजकल टू M/I(x(x) इंटू वाई बार। M की जगह क्या लिखोगे, P इंटू ई लिखोगे, I(x(x) इंटू वाई बार। P क्या लिखोगे, 150 लिखोगे, 10⁻³ करोगे, इंटू एसेंट्रिसिटी 120। क्या उसने बोला था क्वेश्चन में कि 120 mm फ्रॉम द फेस ऑफ दिस कॉलम, कॉलम के फेस से 120 mm पे लोड काम कर रहा है। तो आप क्या करोगे, 120 ये आ जाएगा डिवाइड बाई वाई बार। अगर लिखना चाहो तो d/2 लिखोगे, क्योंकि इसका जो न्यूट्रल एक्सेस से डिस्टेंस होगा वाई बार, तो वो होगा कितना, d/2 एक्सेस पे, क्योंकि इसी एक्सेस से अबाउट बेंडिंग होता है। तो आप आई एक्स लिखना चाहते हो तो लिखोगे 2t जो कि 7 2 गुणे 7 इंटू d³ डिवाइड बाई 12। इसको जब सॉल्व करोगे फ्रेंड्स तो ये आंसर निकल के आता है 7714 इंटू 10⁻³ डी से डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा d स्क्वायर। अब आपको थोड़ा सा कलाकारी पता होना चाहिए कैलकुलेटर चलाने में, ठीक है। थोड़ा बहुत आप कैलकुलेटर अच्छा चला लोगे तो फिर आपका ये प्रॉब्लम, देखो कुछ भी नहीं, 25 नंबर कितनी आसानी से मिलने वाले हैं। ये तो करना बहुत ही आसान हो गया। बचता है ये भी हमने कर लिया। सोम का कॉन्सेप्ट है M/I इंटू वाई बार, तो सोम में निकालते हो ना। अब हम लोग फ्रेंड्स क्या करने वाले हैं, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालेंगे। FR क्या होगा, अंडर रूट दिस इज द F2 स्क्वायर प्लस 3F1 स्क्वायर। तो F2 की अगर हम बात करें तो F2 क्या लिखोगे फ्रेंड्स, दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस जो कि 7714.285 10⁻³ डिवाइड बाई डी स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए मैनुअल तो इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे क्योंकि टाइम वेस्ट है। मैनुअल कितना भी मेहनत कर लोगे सॉल्व करने में आपका आधा घंटा निकल जाएगा। कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाता है। जब मेंस के बैच में मिलोगे तो हम आपको वहाँ पे सॉल्व करा देंगे, ठीक है। 3 इंटू F1 की वैल्यू आपके पास कितनी है फ्रेंड्स, दिस इज द 10714.28 डिवाइड बाई, सेम वैल्यू रहेगी F1 की जो कि यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, डिवाइड बाई डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये FR हो गया, और ये FR वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू होनी चाहिए किससे, FS से, या और FS नहीं। यहाँ पे अगर हम किससे लगा रहे हैं, अल्टीमेट से लगा रहे हैं, तो FU/√3 डिवाइड बाई 1.25। फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि शॉप बिल्डिंग किया गया, शॉप वर्कशॉप बिल्डिंग है तो 1.25। इसको जब आप यहाँ पे पुटअप करोगे, ये सारी वैल्यू को इसके FR को यहाँ पे पुट करोगे, और जहाँ पे अगर FU की वैल्यू अगर आपके पास 410 है, क्या है 410 है, √3 है, डिवाइड बाई 1.25 है, बाकी आप ला करके रिजल्टेंट यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद जो D की वैल्यू निकल के आती है, D इज़ द वैल्यू निकल के आती है 214.052 mm। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हो सकता है कि आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट आ जाए। कब डिफरेंट आएगा, सपोज दैट कि ये 10.5 मैंने माना, अगर आप इसको 8 mm मान लोगे तो वही डेप्थ 400 के आसपास पहुंच जाएगी। सपोज मैं इसको 5 mm मान लूँगा तो आपकी वही डेप्थ 800 के आसपास पहुंच जाएगी। तो आपको कास्ट बतानी है तो आप कोशिश करिए कि इसको अगर 8 mm से भी लगाओगे तो कोई एग्जामिनर आपको नंबर नहीं काट सकता। तो आप देख सकते हो कि ये 25 नंबर का क्वेश्चन जो कि SSC JEE मेंस में पूछा गया है, इसी साल पूछा गया है। आप सोच सकते हो कि इस समय कंपटीशन का लेवल इतना है। अब ये क्वेश्चन IAS में था, आपके एग्जाम में आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप समझ ना सको, बस आपको एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है। कुछ है नहीं इस प्रॉब्लम में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ध्यान देना है, ये स्ट्रेस का ध्यान देना कि F2 स्क्वायर प्लस 3F1 स्क्वायर समथिंग, बस थोड़ा सा कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, प्रॉब्लम यूँ ही सॉल्व हो जाएगा। आपके 25 नंबर एकदम सेफ। अगर आपने इसको करेक्ट किया तो आपको 25 में 24 जरूर मिलेगा, कोई भी नंबर कटने के चांस नहीं। तो इतना आसान प्रॉब्लम आता है, इस बार आया था। तो ये क्वेश्चन क्लास में मेंस में डिस्कस हुआ था। इस बार जब मेंस का बैच मैंने लिया था तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन वहाँ पे आ गया, तो बहुत ही आराम बच्चों को हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि रिलेटेड है इसी से, ठीक है।
ये तो मैंने प्रॉब्लम डिस्कस किया इसके बारे में। अब एक प्रॉब्लम और करते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें कि डेप्थ दे रखा है और अलग चीज़ें पूछी हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जैसे डेप्थ मिल गया, अब आप F1 F2 चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना सॉल्व कर सकते हो क्योंकि मेंस के एग्जाम में टाइम भी नहीं होता है। तो फालतू में ये नहीं करना है कि सर F1 + F2 ग्रेटर देन FU/√3 से है कि नहीं है, वो सब मत चेक करिए, टाइम वेस्टिंग है। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, आगे की बात करने वाले हैं, दैट इज़ रिलेटेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, उससे थोड़ा सा हम लोग बात करें। वो भी क्वेश्चन पूछा गया SSC JEE में, आपके एग्जाम में 18 नंबर में आया था, 2008 में आया था, तो उसको थोड़ा डील कर लेते हैं तो बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि जितना क्वेश्चन करेंगे उतना हमारे लिए क्या है, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब आप जान गए होंगे कि ये देखो भैया 20 नंबर, 18 नंबर, 25 नंबर में क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि अब आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। ये लोड को मैं रफ करता हूँ ताकि अगला डेटा यहीं पे लिख सकूँ, ठीक है। तो अगला डेटा मैं यहीं पे लिखूँगा, दिस इज द ऑल अबाउट कनेक्शन। एक दो और क्वेश्चन करते हैं, फिर अपनी क्लास को यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर हम बात करें रिलेटेड विथ कुछ कनेक्शन की, उसके बारे में डील करते हैं, ठीक है। एक और दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि अभी टॉर्शन से एक क्वेश्चन आया था उसको मैं करूँगा, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, और एक क्वेश्चन इसका है इसी से रिलेटेड, जो अभी तक हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है। बाकी जो एक आधे और क्वेश्चन बचेंगे वो हम लोग मेंस में कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसको मैं इस मार्कर से लिखता हूँ। सपोज दैट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम लोड। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके SSC JEE में ही पूछा गया है। SSC JEE 2008 18 मार्क्स, 18 नंबर का पूछा गया, 18 या 20 ही मान लो, अब क्या फ़र्क पड़ता है। कैलकुलेट द मैक्सिमम साइज लोड, कैलकुलेट द मैक्सिमम लोड that the bracket shown in the figure, that the bracket shown in the figure can carry if the size of weld on flange is 8 mm, on the flange is 8 mm, and that on the web, that on the web 5 mm. Okay, the allowable shear stress, the allowable shear stress is 102.5 न्यूटन पर mm²। देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, परमिसिबल स्ट्रेस बोला, अलाउबल शियर स्ट्रेस बोलो, परमिसिबल बोलो, वर्किंग बोलो। इसका मतलब है जब क्वेश्चन 2008 में पूछ रहा था तब क्वेश्चन आपके जो आते थे वो वर्किंग से आते थे, लेकिन आज आपके पास क्या है 2020 है, तो आप देखो 12 साल का अंतर है। अब इसका मतलब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो लिमिट स्टेट से ही आएंगे, वर्किंग से नहीं आएंगे। तो जो भी वैल्यू 108 दी है यहाँ पे आपको सिर्फ क्या रखना होगा, अगर लिमिट स्टेट से करना होगा तो FU/√3 × 1.25, इससे हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं, अब हमारे प्रॉब्लम में बोला क्या है। इस प्रॉब्लम में उसने क्वेश्चन बना के ये दिया है कि जो वेल्ड किया गया है वो इतना किया गया है। आप देखिए डायग्राम में यहाँ पे इतना वेल्ड आपका किया गया है, जो कि ये वेल्ड है आपका, दिस इज द वेल्ड, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे वेल्डिंग पूरी डेप्थ में नहीं किया, जो कि 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, यूनिट का भी ध्यान देना है, दिस द 24 सेंटीमीटर, ये सब बताया है। एक लोड लगा दिया W, वो मुझे निकालना है, क्या निकालना है, लोड W, ठीक है फ्रेंड्स।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक खास बात ये ध्यान देना है कि आपको जो अरेंजमेंट किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि सब कुछ जो दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। मुझे निकालना क्या है, लोड डब्लू। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि भाई इस प्रॉब्लम को कई तरीके से वो पूछ सकता है। कई बार ये डेटा दे देगा, ये डेटा दे देगा, साइज ऑफ वेल्ड दे देगा और आपसे लोड पूछ लेगा। कई बार लोड दे देगा, ये डेटा दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा। कई बार आपको सब कुछ दे देगा और कह देगा कि थ्रोट थिकनेस बताइए। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। तो साइज ऑफ वेल्ड, अब याद यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दो साइज आपको दिए गए हैं। कहाँ कहाँ दिया गया उसको देखिए। साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ वेल्ड ऑन फ्लेंज, साइज ऑफ वेल्ड ऑन फ्लेंज की बात अगर करें तो कितने mm दिया गया है, 8 mm दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें साइज ऑफ वेल्ड ऑन साइज ऑफ वेल्ड ऑन दैट इज वेब में कितना है भैया, 5 mm। आप ये बताइए कि जो वेल्डिंग यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, जो भी सेक्शन बनाया जाएगा, ये वेब में आएगा या फ्लेंज में आएगा, वेब में आएगा। इसका मतलब फ्लेंज की थिकनेस का यहाँ पे कोई ज़्यादा यूज नहीं है। जो भी ध्यान देना है वो वेब में ध्यान देना है। क्योंकि देखिए क्या है कि जब मैं 3D डायग्राम बनाया था वहाँ पे, तो मैंने आपको दिखाया था कि जो भी सेक्शन हमने दिखाया था बना करके, उसमें आपको जो दिखाई पड़ा था, सपोज दैट कि मैंने ये डायग्राम कुछ इस तरीके से ऐसे ही करके कुछ बनाया था, मैं जनरल ऐसे ही बना रहा हूँ ऐसे करके, तो आपको ये दिखाई पड़ा था कि जो डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा था इस तरीके से, जो ब्रैकेट कनेक्शन आपका निकल के आया था, तो आप देखे थे कि यहाँ पे मैंने इसको वेल्ड करके रखा था। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जब मैंने वेल्ड किया था इस तरीके से कनेक्शन को, पी लोड यहाँ पे लगाया था, तो आप देख पा रहे थे कि ये जो पोर्शन है वो वेब है और ये जो पोर्शन होता है फ्लेंज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रजिस्टिंग वैल्यू निकल के आती है साइड फ्लैट वेल्ड में, वो वेब का साइज लेना होता है। फ्लेंज, क्योंकि फ्लेंज का पोर्शन तो ये हो जाता है फ्रेंड्स, फ्लेंज तो ये होता है और वेब पोर्शन होता है ये किसी भी सेक्शन का। तो वेब में हमने क्या किया, वेल्ड किया। तो हमें यहाँ पे फ्लेंज से कोई मतलब नहीं है, मतलब जो है इसके वेब से मतलब है। तो फ्रेंड्स ये साइज ऑफ क्या है, वेल्ड है। अब अगर हम बात करें थ्रोट थिकनेस की, तो थ्रोट थिकनेस हो जाएगा 0.7 इंटू एस। अब एस क्या लोगे, वेब लोगे, यहाँ पे क्या लोगे, वेब, क्योंकि वेब ही तो रजिस्ट कर रहा है। आपने यहाँ पे लगाया, फ्लेंज तो नहीं रजिस्ट करेगी, क्योंकि फ्लेंज को मैंने बना के दिखाया। देखो यहाँ पे जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन आ रहा था वो इस तरीके से आएगा, दिस इज द सेक्शन। इधर साइड में आपने वेल्ड कर रखा है पीछे से इस तरीके से। तो आप देखोगे कि जो रजिस्टिंग होगा वही कंसिडर करोगे ना, जो रजिस्ट नहीं कर रहा उसको थोड़ी लेना है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7 इंटू दिस इज द 0.7, कितना वैल्यू हमारे पास 5 है, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 3.5 mm। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो थिकनेस है दिस इज द 3.5 mm और जो ये थिकनेस है ये भी कितनी है, दिस इज द 3.5 mm। ठीक है, ये एक्स एक्सेस हो गई आपकी। ये डेप्थ आपको दी है 25 सेंटीमीटर, मैं इसको 250 mm भी लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान। और ये लिख सकता हूँ 240 mm, एसेंट्रिसिटी है हमारे पास। तो फ्रेंड्स ये जो है दिस इज द 250 mm। ये डेप्थ पता चल गई फ्रेंड्स, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, F1। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होती है, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखूंगा, आप फिर से लिख लीजिएगा। डायरेक्ट स्ट्रेसेस, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस आएगी P अपान लोड अपान वेल्ड एरिया। क्या आएगा, वेल्ड एरिया। लोड कितना लगा था भाई, आप देख सकते हो, मुझे निकालना। P की जगह पे W दिया हुआ, कितना दिया हुआ, W, तो W लिख देंगे। वेल्ड एरिया की बात करें तो 2 टाइम 3.5 इंटू दिस इज द 250। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है, ये स्ट्रेस आपकी निकल के आ गई, दिस इज द W डिवाइड बाई दिस इज द 1750 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब लोड जो भी निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा आंसर, वो आंसर आपका निकल के आएगा न्यूटन में। ध्यान दीजिएगा, अभी अगर मैं इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपको एग्जाम में ये भी ध्यान देना है यूनिट का। अगर आप लोड को अभी यहाँ पे चेंज कर दोगे किलो न्यूटन में, अगर आपने 10⁻³ में चेंज कर लिया, इसका मतलब आंसर आपका जो लास्ट में निकल के आएगा वो किलो न्यूटन में आएगा। लेकिन अगर अभी आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसका मतलब है जो भी वैल्यू आएगी अभी न्यूटन में आएगी आंसर। तो ये सब बातें ध्यान देना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें F2 दैट इज बेंडिंग स्ट्रेसेस
सोम का कॉन्सेप्ट है, कुछ भी है नहीं इसमें, फिर से वही लगाना भैया, mx अपान आई एक्स एक्स इंटू वाई बार। mx की जगह पे लिख सकते हो w इंटू ई लिखोगे, y की जगह पे d/2 लिखोगे, आई एक्स लिख पाओगे क्या 2 इंटू टी ई इंटू 2 इंटू टी ई इंटू डी क्यूब डिवाइड बाई 12। फार्मूला क्या निकल के आएगा, सब कुछ कट के, ये 2 से 4 3, तो आंसर आएगा 3w इंटू ई डिवाइड बाई टी ई इंटू दिस इज द डी स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद आएगा फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 से 6 आ जाएगा, 6 ऊपर जाएगा, 6 से 2 काटोगे 3 आ जाएगा, ई बचेगा, डब्ल्यू बचेगा, एक डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स F2 हम निकाल सकते हैं क्या, डब्ल्यू मुझे निकालना है, ये भी हम बता रहे हैं न्यूटन में चल रहा है। ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, एसेंट्रिसिटी 240 है, तो मैंने 240 लिख दिया। यहाँ पे देख सकते हो एसेंट्रिसिटी कितनी है, 240 है। उसके बाद फ्रेंड्स टी ई थिकनेस हमारे पास 3.5 है, क्योंकि 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुका है, पहले ऑलरेडी इसके साथ कैंसिल आउट हो चुका है, तो हम 3.5 लिखेंगे, नॉट 7, ध्यान दीजिएगा, इंटू डी स्क्वायर आपको पता है 250 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो F2 सॉल्व करोगे लगभग F2 इक्वल टू सॉल्व आउट दैट इज W डिवाइड बाई 303.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपके पास कुछ नहीं, आपको सिर्फ फार्मूला लगाना है यहाँ पे क्या, कि दिस इज द रिजल्टेंट स्ट्रेस इज इक्वल टू अंडर रूट दिस इज द F2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू F1 स्क्वायर। F2 की वैल्यू आपके पास है W डिवाइड बाई 330.8 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम दिस इज द F1 यहाँ पे है, दिस द W डिवाइड बाई 1750 का होल स्क्वायर, ओके। और ये स्ट्रेस जो है FR, इसको आप एक काम ये कर सकते हो, इसे लेस देन आर इक्वल टू FS ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मतलब होता है दिस इज द अप्लाइड लोड, ये हमेशा या तो रजिस्टिंग के बराबर होनी चाहिए या उससे लेस होनी चाहिए। तो आप मैं परमिसिबल स्ट्रेस क्या है, FS है, मैं FS को लिखूंगा क्या, FS इस कितना दिया गया क्वेश्चन में बोला है, दिस इज द 102.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मैं इसीलिए सारी वैल्यूज़ को न्यूटन पर mm स्क्वायर में लेके चल रहा था, क्योंकि जो रिजल्टेंट स्ट्रेस जो आपकी परमिसिबल स्ट्रेस दी थी वो भी न्यूटन पर mm स्क्वायर में थी। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर से ये सब सॉल्व होता है, ऐसे नहीं सॉल्व होता है, तो कैलकुलेटर से जब सॉल्व करोगे तो लोड की जो वैल्यू निकल के आती है फ्रेंड्स है वो W निकल के आती है, दिस इज द आएगा आपका 200, दिस इज द 290, या कह सकते हो इसका आंसर आएगा लगभग 306 समथिंग करके निकल के आता है। दिस इज द अगर आप वैल्यू सॉल्व करोगे, इसकी मैं वैल्यू पहले बता देता हूँ, ये जो वैल्यू निकल के आती है लगभग W अपान 299 अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करने के बाद 32 इजकल टू लेस देन आर इक्वल टू 102.5। तो यहाँ से W जो निकल के आता है, ये निकल के आता है 30.68 किलो न्यूटन। इस तरीके से आपका आंसर हो जाता है। अब सोच सकते हो कि 18 नंबर कितने कठिन है, कितने कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं भैया। एक लाइन का ये स्टेप, दूसरी लाइन में ये खत्म, तीसरी लाइन में ये खत्म। ये 18-20 नंबर आपको मेंस में दे रहे हैं और क्या चाहिए। प्रीलिम्स में आपको 20 नंबर लाने में कितना दिमाग लगाना पड़ता है, 20 मतलब आपको 3-4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। और आप देखोगे कि एक कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको सॉलिड नंबर देके जाएगा। अगर आप इसमें से मतलब सपोज दैट आप यहाँ पे भी करके छोड़ के आओगे तब भी आपको 13 से 14 नंबर मिलेगा, सिर्फ इतने का 2-3 नंबर वो काटेगा। तो स्टेप मार्किंग भी होती है SSCJ में, इस चीज़ का आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, अगर आप मेरे साथ एकदम कन्वेंशनल क्वेश्चन में इतने करा दूंगा कि आपको कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमको प्रॉब्लम को करना है। अब हम लोग एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं जो कि हमने टॉर्शन का डेरिवेशन किया था, उस पर भी SSCJ ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। SSCJ में तो अभी नहीं आया है, लेकिन IES में पूछा था, तो मैं उसको थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे ख़त्म हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख पाओगे कि दिस इज द करेक्ट आंसर। किलो न्यूटन में मैंने आंसर निकाल दिया, चाहो तो आप किलो न्यूटन में लिखो, चाहो न्यूटन में लिखो, आपकी मर्जी, आपका मन, जैसी आपकी इच्छा, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अगर आपको आंसर को किलो न्यूटन में ना लिख के न्यूटन में भी छोड़ दोगे तब भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंड्स, वो हम लोग बात करने वाले हैं, एक और क्वेश्चन है जो कि टॉर्सन से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक क्वेश्चन है जो कि टॉर्सन से रिलेटेड है, वो भी क्वेश्चन IES गेट प्लस IES ऑब्जेक्टिव, IES कन्वेंशनल, सिविल सर्विसेज, हर एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा गया है।
तो उसको थोड़ा सा डील कर लेते हैं तो बेटर रहेगा हमारे लिए। सिर्फ उस पर टॉर्क काम कर रहा है, प्रॉब्लम में ये बोला है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी फ्रेंड्स कि प्रॉब्लम कह रहा है फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, आईईएस में पूछा गया है। कब पूछा गया? आईईएस में। ओके, अ सर्कुलर शाफ्ट a circular shaft of 150 mm 150 mm is welded to a rigid plate एक रिजिड प्लेट से क्या किया गया, उसको जोड़ा गया बाई एन एक्सटर्नल ऑल राउंड का मतलब चारों तरफ ऑल राउंड फिलेट वेल्ड ऑफ साइज 10 mm उसने बता दिया, ठीक है। 10 mm फिलेट साइज वेल्ड से जोड़ा गया है। इफ अ टॉर्क ऑफ 10 किलोन्यूटन if a torque of 10 kilonewton into meter is applied to a shaft पे अप्लाई किया गया है, ठीक है, शाफ्ट पे। फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द वेल्ड, फाइंड द maximum stress in the weld, ठीक है। ये पूछा है आपसे वेल्ड में मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगी, उसके बारे में डील। डायग्राम आपको दिया है, नहीं दिया है तो आप ऐसे बना लिए एक जनरल, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। सर्कुलर सेक्शन है वो, इसी तरीके से आप डायग्राम को देख सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से उसने क्या कर रखा है, सर्कुलर पार्ट है उसको वेल्ड कर रखा है इस तरीके से, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे एक सर्कुलर पोर्शन है जो कि आप देख पाओगे। टार्क लगा दिया गया कितने का, 10 किलोन्यूटन इंटू मीटर का लगा दिया गया है। डायमीटर उसने बता दिया है कि ये जो डायमीटर है वो 150 mm का है। जो साइज ऑफ वेल्ड है यहाँ पे, फिलेट वेल्ड जो आपने कर रखा है, दिस इज द साइज फिलेट वेल्ड ऑल राउंड है। ऑल राउंड का मतलब समझ रहे हो, पेरी फेरी पे किया गया चारों डायरेक्शन में। अब ये चारों डायरेक्शन में किया गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये है आपका वेल्ड, सर्कुलर पोर्शन में दिखा रहा हूँ टॉर्क, ये वेल्ड चारों डायरेक्शन से आपने क्या कर रखा है, इसको बना रखा है, जिसका डायमीटर बता रखा है 150 mm। ओके, अब फ्रेंड्स सिर्फ आपसे पूछा है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस पूछा है, बाकी कुछ भी नहीं पूछा है। एग्जाम में अच्छे से पढ़ना है। अगर आपसे वो कहता कि डायरेक्ट फोर्स, अगर कोई फोर्स पी लगाया होता तब पूछता तो उसका अलग आंसर होता, तो उसकी वजह से जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस आते हैं उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। लेकिन उसने सिर्फ टॉर्क लगाया, तो सिर्फ टॉर्क की वजह से आपको बताना है, तो दैट इज टॉर्क की वजह से अगर मुझे बताना है, अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्या चाहिए, FS2 की मैं बात करना चाह रहा हूँ, दैट इज T/IP × R। अब फ्रेंड्स मैं IP आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, IP इक्वल टू मैं क्या लिखा था, R² × DA, लिमिट 0 से TE लगाया था, तो दिस इज द R², दिस इज द 2πr × dt। ओके फ्रेंड्स, R कांस्टेंट था, 2π कांस्टेंट था, 2πr³ आप बाहर ले सकते हो, dt 0 से TE, तो आंसर आया था 2πr³ × T। दिस इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस यही याद रखना होता, बाकी सब कहानी आसान है। टार्क आपको पता है कितना है, 10 किलोन्यूटन, तो मैंने 10 लिख दिया। किलोन्यूटन इंटू मीटर है, किलोन्यूटन को पहले कन्वर्ट किया न्यूटन में, तो ये हो गई वैल्यू। मीटर को कन्वर्ट किया mm में, तो फिर 10⁻³ मल्टीप्लाई किया। तो ये किसके लिए था, किलोन्यूटन के लिए था, और ये किसके लिए था, मीटर के लिए था। तो दोनों चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है फ्रेंड्स। R मैं ऐसे लिख दूंगा, उसके बाद IP की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो 2πr³ × थ्रोट थिकनेस, R से एक R कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आएगा 10⁷ डिवाइड बाई 2π × R² × TE। ओके फ्रेंड्स,
अब फ्रेंड्स हमें थ्रोट थिकनेस चाहिए, तो वेल्ड का साइज उसने बता रखा है, शायद मुझे लग रहा है 10 mm बताया, क्या बताया 10 mm साइज बताया। अब देखोगे इसके परपेंडिकुलर ही जोड़ा जाता है वेल्ड है लगभग, तो परपेंडिकुलर ही अगर कोई कॉर्नर शार्प होता है, मतलब आपने जो सर्कुलर सेक्शन है इससे ऐसा अटैच किया, जब ऐसा अटैच किया तो आप देखोगे दोनों बॉडी कितने राइट एंगल पे हैं, राइट एंगल पे हैं तो 0.7 इंटू एस, क्योंकि एंगल अगर 60 से 70 या 90 के बीच रहता है तो 0.7 टाइम इंटू एस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था T=K टाइम एस, ठीक है। तो आप देख पाओगे दिस इज द 0.7 इंटू एस की वैल्यू आपके पास कितनी है 10 है, मैं पुट कर दिया, दैट इज द 7 mm। अब फ्रेंड्स हम सीधे निकालते हैं FS2 निकल के आएगा 10⁻7 डिवाइड बाई 2 पाई, आर की वैल्यू क्या पुट करोगे, डायमीटर अगर 150 है, 150 mm है तो रेडियस कितनी आएगी 75 mm आएगी, तो मैंने 75 mm पुटअप कर दिया। तो ये 75 mm का आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, थिकनेस है 10 mm, सॉरी 10 नहीं 7 आया, थ्रोट थिकनेस 7 कर दोगे, तो FS2 आपका कुछ निकल के आना चाहिए, जो कि आप देखोगे 40.44 न्यूटन पर mm²। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। मान लिया इसी क्वेश्चन में आपको कल को यहाँ पे लोड दे देता, कहाँ दे देता, यहाँ पे लोड दे देता मान लिया, तो इसकी वजह से कुछ और नहीं निकालना था, FS1 निकालते, P अपान क्या करते पाई डी इंटू टी कर देते, लो FS1 निकल गया, कुछ भी नहीं था, लोड रख देते यहाँ पे, पाई की वैल्यू ठीक है कांस्टेंट है, डाया आपको दिया था, थ्रोट थिकनेस 0.7 इंटू 10 कर देते तो FS1 निकल जाता। फिर आपसे कहता कि भैया रिजल्टेंट बताओ, तो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला मैंने पहले भी बता रखा है, FS1² प्लस FS2², जो कि रिजल्टेंट वैल्यू हो जाती। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं, बस आपको ध्यान जो देना है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे देना है। तो इस तरीके से हमने अपने टॉपिक को आज वेल्ड खत्म किया कंप्लीटली, न्यूमेरिकल के साथ, ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल जो भी क्वेश्चन हो सकते थे। अब हम लोग अगला जो टॉपिक होगा वो डील करेंगे टेंशन मेंबर से बात करेंगे। टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे टॉपिक, और वो इससे भी आसान होने वाले हैं। वहाँ पे कंप्रेशन मेंबर में तो बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है, बस लेसिंग डिज़ाइन के बारे में पढ़ना होता है ज़्यादातर, और लेसिंग में कोडल प्रोविजन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वेल्ड मतलब आपका सबसे मेजर पार्ट अभी तक मैंने खत्म किया, जो कि आपका रिवेट कनेक्शन और वेल्ड कनेक्शन था, ठीक है। ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक होते हैं, और आप देख रहे हो कि कन्वेंशनल क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपका थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, आपको धैर्य रखना चाहिए। एक बार पढ़ो लाइफ में, अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपके पास नोट्स रहेगा, आप आसानी से उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।